वेलकम टू रचित स्टिचिंग विथ लॉजिक यूट्यूब चैनल। आज हम लोग वापस से लेकर आए हैं क्लास 9th का ग्रेविटेशन का टॉपिक नंबर 2 यानी पार्ट 2 चलेगा, जिसमें हम थ्रस्ट और प्रेशर देखने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा थ्रस्ट और प्रेशर क्या होता है, एक एक चीज़ लाइन बाय लाइन कंसेप्ट को हम डिस्कस कर रहे हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। देखिए थ्रस्ट और प्रेशर। इफ वी पुश हार्ड ऑन अ पीस ऑफ वुड, इफ वी पुश हार्ड ऑन अ पीस ऑफ वुड विद आवर थंब, द थंब डज नॉट गो इनटू द वुड। कहता है कि अगर हम अपनी उंगली से है ना हार्ड तरीका से भी पुश करें, कहाँ, थंब से लकड़ी के ऊपर, तो थंब जो है वो लकड़ी के अंदर नहीं जाएगा। बट इफ वी पुश ड्राइंग पिन इनटू द वुड, लेकिन अगर हम एक कील लेके और उसके बाद उसको प्रेस करें तो वो सेम फोर्स से, तो हमारे थंब से ड्राइंग पिन गोज इनटू द वुड, तो वो ड्राइंग पिन जो है लकड़ी के अंदर चला जाएगा। ये ऑब्जर्वेशन से हम लोग क्या एक्सप्लेन करना चाहते हैं, देखिए हमारा थंब डज नॉट गो इनटू वुड, हमारा थंब वुड के अंदर, लकड़ी के अंदर नहीं जाता है, क्योंकि फोर्स जो है थंब का फॉलिंग ऑन लार्ज एरिया ऑफ द वुड, क्योंकि हमारे अंगूठा का जो फोर्स है देखिए वो इतना एरिया पे फॉल कर रहा है, अंगूठा से जो फोर्स लगा रहे हैं वो ज़्यादा एरिया पे फॉल कर रहा है। लेकिन जब अगर पिन से हम फोर्स लगाएंगे, तो आप देख सकते हैं ये कम एरिया पे फोर्स लगाएगा, है ना। ड्यू टू विच द फोर्स पर यूनिट एरिया, तो एक यूनिट एरिया पे जो फोर्स लगेगा, प्रेशर लगेगा वुड पे, वो बहुत कम होगा। ड्राइंग पिन गोज इनटू द वुड, ड्राइंग पिन चला जाएगा लकड़ी के अंदर, शार्प टिप उसका नुकीला छोड़ होने की वजह से, राइट। ड्राइंग पिन का फोर्स ऑफ थंब इज़ फॉलिंग ऑन अ वेरी स्मॉल एरिया ऑफ द वुड, तो जो हमारे थंब का जो फोर्स था वो स्मॉल एरिया पर लगा। ड्यू टू विच फोर्स पर यूनिट एरिया जो था वुड का बिकम्स वेरी लार्ज, तो पर यूनिट एरिया लार्ज हो गया। हम अंगूठा से ड्राइंग पिन को दबाए तो क्या हो गया, फोर्स पर यूनिट एरिया लार्ज हो गया। दिमाग में बार बार बात क्लियर हो नहीं पा रहा है कि फोर्स पर यूनिट एरिया क्या है। मतलब मान लीजिए ये इतना दूर एरिया है आपके पास, ठीक है। अब हम थंब से प्रेस करें इस एरिया पे, तुम देखो थंब पूरा इसको छेक लिया, राइट। छेकने के बाद बहुत ज़्यादा एरिया पे हमारा फोर्स लग रहा है, तो फोर्स डिस्ट्रीब्यूट हो गया। लेकिन क्या हुआ, मतलब अगर आप मान ली इस एक कोना पे बात करें तो फोर्स बहुत कम लग रहा होगा, फोर्स फैल गया, है ना। लेकिन जैसे ही ड्राइंग पिन है तो ड्राइंग पिन इस पर्टिकुलर पे प्रेशर जब लगाए तो धंस गया अंदर, यानी इस पर यूनिट एरिया छोटे से जगह पे ज़्यादा फोर्स फील कर गया, इसीलिए अंदर चला गया। समझ में आया। तो कहता है इट इज़ क्लियर फ्रॉम दिस एग्जांपल दैट प्रेशर इज़ द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया। प्रेशर, दबाव जो है वह फोर्स है, वो ताकत है जो काम करता है यूनिट एरिया पे, एक इकाई एरिया पे ऑब्जेक्ट का, जहाँ पे लकड़ी है, राइट। द फोर्स ऑफ थंब प्रोड्यूसेस स्मॉल प्रेशर, ये जो अंगूठा का जो है प्रेशर वो कम, अंगूठा का जो फोर्स है वो कम प्रेशर लगाया जब वो एक्ट किया लार्ज एरिया ऑफ वुड पे, क्योंकि ये वुड के ज़्यादा एरिया पे चला गया, राइट। बट द सेम फोर्स, लेकिन उतना ही फोर्स हम लगाए किस पे, ड्राइंग पिन के साथ। ग्रेटर प्रेशर हुआ व्हेन इट एक्ट ऑन अ वेरी स्मॉल एरिया ऑफ वुड, जब वो बहुत छोटे से एरिया पे वर्क किया, राइट। जब वो छोटे से एरिया पे वर्क किया, राइट, थ्रू द टिप ऑफ द ड्राइंग पिन के टिप की वजह से, राइट। तो हम कह सकते हैं द इफेक्ट ऑफ ए फोर्स डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो फोर्स का इफेक्ट है वो डिपेंड करता है एरिया किसका, ऑब्जेक्ट का, जिस पे वो एक्ट कर रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग प्रेशर लगाए है ना, फोर्स लगाए अंगूठा से, तो इतना दूर पे ये फैल गया फोर्स, राइट। उसी प्रकार लेकिन ड्राइंग पिन से लगाए तो एक शार्प एरिया पे, एक छोटे से पिन पॉइंट एरिया पे लगा, तो हमारा प्रेशर छोटा सा एरिया पे लगा तो दबाव ज़्यादा हो गया, यहाँ दबाव कम था। लार्ज एरिया था, कम प्रेशर लगा, वुड है ना। स्मॉल एरिया था, ड्राइंग पिन है, लार्ज प्रेशर लगा, इसलिए अंदर चला गया। प्लीज़ नोट दैट वेट ऑफ द बॉडी इज ऑल्सो ए फोर्स। हम बताए हैं कि W बराबर क्या होता है, M इंटू जी, है ना। ये वेट है, इसी को तो हम लिखते हैं F बराबर M इंटू A, राइट। तो वेट एक तरह का फोर्स ही होता है, एंड इट ऑलवेज एक्ट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। और फोर्स हमेशा, अगर वेट जो है, वेट हमेशा डाउनवर्ड, नीचे की तरफ लगता है, राइट। We will now discuss the pressure exerted by a brick on the ground in two different position। अब हम लोग देखेंगे कि एक ईंट लेंगे, है ना, दो अलग अलग पोजीशन में ईंट को रखेंगे और देखेंगे कि ईंट जो है कैसे कैसे फोर्स लगा रहा है, ठीक है। चलिए देखिए, उसमें सबसे पहला है, आप देख सकते हैं, देखिए ध्यान से, इन द लाइंग पोजीशन, एक लेटा हुआ पोजीशन में, एंड इन द स्टैंडिंग पोजीशन, एक खड़ा हुआ पोजीशन में, राइट। दो तरह से हम अभी रखेंगे। ध्यान से देखिएगा, बड़ा इत्मीनान से देखिएगा, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। अभी तक क्या थी कि अगर पर यूनिट एरिया पे प्रेशर कम, फोर्स कम, तो वो धंसेगा नहीं, राइट। पर यूनिट एरिया पे फोर्स अगर कम, ज़्यादा फोर्स ज़्यादा भी लगाए, प्रेशर अगर कम हो गया तो अंदर नहीं जाएगा, राइट। लेकिन पर यूनिट एरिया पे फोर्स लगाए और प्रेशर ज़्यादा हो गया तो समझ रहे बात को, तो अंदर चला जाएगा, ठीक है।
अब कहता है कि दो पोजीशन देखते हैं। फिगर 39 में आप देख सकते हैं दो सिमिलर ब्रिक्स है, एक ही तरह का दो ईंट है जिसके पास सेम वेट होगा, राइट, आर प्लेस्ड इन टू डिफरेंट पोजीशन, दो अलग अलग स्थिति में रखा गया है इसको ग्राउंड पे। द ब्रिक इन फिगर 39A में जो ईंटा है इज लाइंग पोजीशन, ये लेटा हुआ पोजीशन में है, जबकि ब्रिक फिगर 39B में जो है स्टैंडिंग पोजीशन में ईंटा खड़ा है, राइट। आप देख सकते हैं टू ब्रिक एक्सर्ट द सेम फोर्स ऑन द ग्राउंड, ये दोनों ईंटा का वजन इक्वल है तो दोनों इक्वल फोर्स लगाता है ग्राउंड पे, राइट। कोई दिक्कत, बिकॉज दे हैव द सेम वेट, क्योंकि नहीं वेट होना, अगर वेट दोनों का इक्वल है तो सेम फोर्स लगाएगा, किस पर, अर्थ पे। बट द टू ब्रिक्स एक्सर्ट डिफरेंट प्रेशर, लेकिन यहाँ पे दोनों ब्रिक्स जो है वो डिफरेंट प्रेशर लगाएगा, मतलब फोर्स सेम फोर्स लगाएगा ग्राउंड पे, फोर्स तो सेम ही लगेगा क्योंकि वजन की वजह से फोर्स होता है, फोर्स ही डब्ल्यू होता है, डब्ल्यू वेट। तो वेट इसका ईंटा ऐसा थोड़ी कि खड़ा करोगे ईंटा 3 किलो का हो जाएगा और यहाँ पे ईंटा 5 किलो का होगा, ऐसा तो नहीं है, दोनों का वजन सेम, फोर्स सेम, लेकिन प्रेशर अलग अलग लगाएगा। कैसे, देखते हैं ध्यान से। बट द टू ब्रिक्स एक्सर्ट डिफरेंट प्रेशर ऑन द ग्राउंड बिकॉज देयर एरिया इन कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड, क्योंकि इन दोनों ईंट का एरिया जो है ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में किसी का ज़्यादा है किसी का कम है, बिकॉज देयर एरिया इन कॉन्टैक्ट विद ग्राउंड आर डिफरेंट, है ना। द ब्रिक ए इज लाइंग पोजीशन सो इट्स एरिया इज कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड इज लार्ज, ये जो ब्रिक ए है यानी ईंटा ए जो है ये लेटा हुआ पोजीशन में है तो ये धरती से ज़्यादा फैला हुआ है संपर्क में, ये धरती से ज़्यादा संपर्क में, राइट। जैसे देखो यहाँ पेंसिल रखे, ये बुक जो है ये ज़्यादा सरफेस एरिया पर छेका हुआ है लेकिन ये पेंसिल कम, राइट। सी फिगर 39, सो इन दिस केस द फोर्स ऑफ वेट ऑफ ब्रिक फॉल्स ऑन लार्जर एरिया, तो जो ईंटा का फोर्स था वो लार्ज एरिया पे फॉल हुआ तो फोर्स पर यूनिट एरिया जो था यानी प्रेशर जो था ग्राउंड पे वो कम लगा क्योंकि फोर्स फैल गया, राइट। तो ब्रिक ए लाइंग पोजीशन में एक्सर्ट किया, क्या एक्सर्ट किया, स्मॉलर प्रेशर, बहुत कम प्रेशर ग्राउंड पे लगाया, सही बात है। लाइंग पोजीशन में फोर्स पर यूनिट एरिया कम होता है जिसकी वजह से प्रेशर कम लगता है, सही बात है। अब ब्रिक बी देखते हैं, ईंटा बी को देखते हैं, स्टैंडिंग पोजीशन में तो एरिया जो है कॉन्टैक्ट में ग्राउंड का देखो बहुत कम है ना, इसके नीचे वाला पार्ट ही होगा, है ना, स्मॉल होगा। तो इस केस में फोर्स जो है वेट ऑफ ब्रिक का फॉल कर रहा है स्मॉलर एरिया पे ग्राउंड की, तो फोर्स पर यूनिट एरिया जो होगा यानी प्रेशर ग्राउंड पे लार्ज हो जाएगा। तो ब्रिक बी जो है स्टैंडिंग पोजीशन में ज़्यादा प्रेशर लगाएगा ग्राउंड पे, राइट। कोई दिक्कत। अब हम लोग कह सकते हैं डिस्कशन से क्या, प्रेशर डिपेंड करता है दो चीज़ों पे, पहला फोर्स कितना आप लगा रहे हैं और दूसरा एरिया ओवर विच फोर्स एक्ट, और कितना एरिया पे वो फोर्स लग रहा है। कोई दिक्कत। सेम फोर्स कैन प्रोड्यूस डिफरेंट प्रेशर, भाई फोर्स एक ही तरह का लगाएंगे ना फिर भी अलग अलग प्रेशर वो मतलब एग्जर्ट करेगा, राइट। डिपेंड करता है कि एरिया कितना पे वो लग रहा है। एग्जांपल, जब एक फोर्स एक्ट करता है लार्ज एरिया पे ऑब्जेक्ट क्या तो ये कम प्रेशर लगाता है, जब वही फोर्स स्मॉल एरिया पे लगता है तो फोर्स लार्ज प्रेशर लगाता है। जैसे ड्राइंग पिन और अंगूठा केस देखे, ये आप फोर्स उतना ही लगाए लेकिन अंदर नहीं गया क्योंकि फोर्स पर यूनिट एरिया कम हो गया, है ना, प्रेशर कम हो गया। लेकिन जैसे ही हम पेंसिल लगाएगी इधर जाएगा, इसका मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया बढ़ गया, राइट, फोर्स पर यूनिट एरिया बढ़ गया और प्रेशर भी बढ़ गया, राइट। अब हम डिफाइन करते हैं प्रेशर को, तो प्रेशर से क्या पता चला कि प्रेशर फोर्स ही है, प्रेशर इज द फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलरली, मतलब परपेंडिकुलर मतलब सीधा ऊपर से डायरेक्ट सीधा, है ना। प्रेशर क्या है, फोर्स है एक्टिंग परपेंडिकुलरली ऑन द यूनिट एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के यूनिट एरिया पे लगता है। जैसे मान लो ये सरफेस है और इस पे खड़ा करके रख दिए, ये परपेंडिकुलर हो गया, क्या हो गया, परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर कहता है कि कितना एरिया पे हम फोर्स लगा रहे हैं। टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ प्रेशर, अच्छा आप प्रेशर के वैल्यू ऑब्टेन करना चाहते हैं, वी शुड डिवाइड द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट बाय द एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन विच इट एक्ट्स। तो आप कितना फोर्स देखना चाहते हैं, किसी प्रेशर देखना चाहते हैं, अच्छा सॉरी प्रेशर देखना चाहते हैं कि कितना लगा, तो फोर्स तो है ही आपके पास, फोर्स को एरिया से डिवाइड कर दीजिए तो फोर्स पर यूनिट एरिया ही प्रेशर होता है। कोई दिक्कत। तो हम लोग डिवाइड कर देंगे फोर्स को जो एक्ट करता है ऑब्जेक्ट पे, किससे, एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट से जिस पे वो एक्ट कर रहा है। फॉर्मूला क्या हो गया प्रेशर का, प्रेशर इज इक्वल्स टू 4 पर यूनिट एरिया। बहुत आसान है, प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। आप देख सकते हैं ये जो फॉर्मूला है ना, द फॉर्मूला गिव्स, ये रिलेशन बताता है किसके बीच में, प्रेशर के बीच में, फोर्स के बीच में और एरिया के बीच में। प्रेशर बराबर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। कोई दिक्कत। अब हम नाउ एग्जांपल यूनिट देते हैं कि भाई इसका यूनिट क्या होगा। जैसे फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, क्या होता है, न्यूटन। आप देखिए प्रेशर इज मेजर्ड, किस यूनिट में प्रेशर को मेजर करते हैं वो देखते हैं। ऐसा यूनिट जो मेजरिंग फोर्स इज न्यूटन, आप जानते हो फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन होता है। ऐसा एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर, स्क्वायर मीटर या मीटर स्क्वायर इसको कहते हैं। और ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा मेजरिंग प्रेशर का, न्यूटन
न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, राइट, न्यूटन मीटर स्क्वायर, जिसको हम लोग पास्कल के नाम से जानते हैं। एक पास्कल बराबर क्या होता है? 1 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, राइट। इन द फॉर्मूला प्रेशर के लिए आप देख सकते हैं, इफ वी पुट द वैल्यू ऑफ फोर्स, अगर फोर्स का वैल्यू डालिएगा न्यूटन में और वैल्यू एरिया का डालिएगा मीटर स्क्वायर में, तो हम लोग प्रेशर को न्यूटन पर स्क्वायर मीटर में और पास्कल में कैलकुलेट कर सकते हैं। प्लीज नोट दैट वेदर वी एक्सप्रेस द प्रेशर इन द यूनिट, आप जब भी प्रेशर को एक्सप्रेस करें यूनिट में, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल, इसका सेम मतलब होता है। अब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, उससे पहले 3 चीजें हैं, देखिएगा। देखिए, आप द फीट ऑफ दिस मैन वियरिंग ऑर्डिनरी शूज हैव संक इनटू सॉफ्ट स्नो बिकॉज ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ शूज द वेट ऑफ मैन फॉल्स ऑन अ स्मॉल एरिया ऑफ सॉफ्ट स्नो प्रोड्यूसिंग अ लार्ज प्रेशर। कहता है कि ये आदमी जो है जा रहा था स्नो पे, स्नो मतलब बर्फ पे जा रहा था, इस बॉडी का आदमी का वेट था तो बहुत फोर्स लगाया, तो क्या हुआ, इस जूता नॉर्मल पहना हुआ था तो इसका फोर्स जो था ज़्यादा था, और वो फोर्स क्या हुआ, कम एरिया पे लगा तो प्रेशर ज़्यादा हो गया, तो क्या हुआ, ये संक हो गया, डूब गया, राइट, यानी इसका पैर धंस गया नीचे बर्फ में। लेकिन जैसे ही आप दीज आर स्नो शूज, ये बर्फ पे चलने वाला शूज बनाया गया है, इसका देख लो सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है, जो बॉडी का वेट है जिसकी वजह से फोर्स लगेगा, वो क्या करेगा, फोर्स क्या करेगा, पर यूनिट एरिया के हिसाब से कम हो जाएगा, है ना, फैल जाएगा फोर्स, जिसके पर यूनिट एरिया के हिसाब से फोर्स प्रेशर कम लगेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, है ना, एरिया ऑफ स्नो शूज विच कम्स इन कॉन्टैक्ट, इसके साथ जो एरिया होगा, ज़्यादा एरिया कॉन्टैक्ट में होगा बर्फ का, जो बिगर दैन द एरिया ऑफ सोल ऑफ ऑर्डिनरी शूज से ज़्यादा अच्छा होगा। वर्न बाय अस इन एवरीडे लाइफ, मतलब एवरीडे लाइफ में हम जो जूता पहनते हैं वो जूता हमारे धरती के साथ कांटेक्ट कम बनाता है, और ये जो है स्नो शूज़ क्या होता है, ये धरती के साथ संपर्क ज़्यादा बनाता है, फोर्स जो लगाते हैं हम वही फोर्स फैल जाता है, प्रेशर कम जनरेट करता है, डूबता नहीं है। ये मैन वियरिंग स्नो शूज, देखो ये मान जो बहुत बड़ा जूता नहीं दिख रहा है इसका, है ना, स्नो शू पहना हुआ है, कैन ईजिली वॉक ऑन सॉफ्ट स्नो, सॉफ्ट स्नो पे भी आराम से बिना डूबे हुए चल सकता है, क्योंकि ड्यू टू लार्ज एरिया ऑफ स्नो शूज, स्नो शूज का लार्ज एरिया होता है तो वेट जो है मैन का फैल जाता है लार्ज एरिया पे, सॉफ्ट स्नो के जो प्रोड्यूस करता है स्मॉल प्रेशर, राइट। तो दिक्कत आप देख सकते हैं, एक लाइंग ईटा है, एक स्टैंडिंग ईटा है, इसे आप समझ सकते हैं, दिक्कत नहीं होगा आपको कोई दिक्कत। आप देखिए, हम लोग देखने जा रहे हैं, देखिए प्लीज नोट दैट ऐसा यूनिट जो होता है प्रेशर का उसको पास्कल कहते हैं, जिसको स्मॉल सिंबल पीए से दिखाते हैं। एक्चुअली पास्कल एक वेरी स्मॉल यूनिट है प्रेशर का, तो कभी कभी बड़ा यूनिट का जरूरत पड़ती है तो इसको किलो पास्कल के नाम से हम जानते हैं, छोटा यूनिट में पास्कल, बड़ा यूनिट में किलो पास्कल, कोई दिक्कत। जब हम लोग डिफाइन करते हैं प्रेशर किसके टर्म्स में, फोर्स के टर्म्स में, प्रेशर कैन ऑल्सो भी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ थ्रस्ट। तो अभी तो हम लोग क्या देखिए, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया, अब हम प्रेशर को डिफाइन कर सकते हैं थ्रस्ट के रूप में भी डिफाइन कर सकते हैं। समस्या आ गया क्या, थ्रस्ट क्या होता है समझाते हैं, आइए। द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस, जो फोर्स हम लगाते हैं कोई बॉडी पे उसके सरफेस पे परपेंडिकुलर में, उसको ही हम लोग थ्रस्ट कहते हैं। बात इज द सेम, कोई दिक्कत। एक्चुअली थ्रस्ट टोटल फोर्स होता है जो एक्ट करता है एक्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ ए बॉडी, है ना, बॉडी के सरफेस पे एक्ट करता है। वी कैन ऑल्सो डिफाइन प्रेशर एज फॉलो, प्रेशर को हम अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं थ्रस्ट के टर्म्स में, कैसे, थ्रस्ट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, वहां पर क्या बोले थे, फोर्स पर यूनिट एरिया इज प्रेशर, राइट। अब क्या है, थ्रस्ट पर यूनिट एरिया इज प्रेशर, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है क्या, पर यूनिट बॉडी के पर यूनिट एरिया पे, बॉडी के पर यूनिट एरिया पे कितना फोर्स लगा रहे हैं, प्रेशर इक्वल्स टू थ्रस्ट अपॉन एरिया। यूनिट जो होता है थ्रस्ट का वही सेम होता है जो फोर्स का होता है, ऐसे यूनिट थ्रस्ट का क्या होता है, न्यूटन। एक्चुअली मोस्ट पर्पस के लिए हम जो टर्म फोर्स यूज करते हैं, आप थ्रस्ट भी यूज कर सकते हैं सेम सेंस में, कोई दिक्कत नहीं है। सो विल बी यूजिंग द टर्म फोर्स यूज करें हम अब डिस्कशन में, तो हम लोग ऐसे ही फोर्स को डिस्कशन करते हैं, फोर्स मतलब थ्रस्ट, थ्रस्ट मतलब फोर्स, ठीक। तो हम लोग मतलब आदत हो गया, कन्वीनियंस है, फोर्स यूज कर सकते हैं, आपको मन है तो थ्रस्ट भी यूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं, एक्सप्लेन व्हाई अ पर्सन कैन लाई ऑन अ बेड ऑफ नेल्स, आप देख सकते हैं कि एक इंसान जो है कांटी के बेड पे सोया हुआ है, इफ देयर इज ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ नेल्स, बहुत ज़्यादा कांटी हो तो वो सो सकता है। प्लीज डोंट ट्राई इट योरसेल्फ, आप खुद से मत कीजिए, इट में प्रूव टू बी डेंजरस, में हो सकता है खतरनाक हो जाए, आपको नहीं आइडिया होगा कैसे बैलेंसिंग करना पड़ेगा, राइट। लेकिन आप देखिए, अगर बहुत ज़्यादा कांटियों का बेड बनाया जाए तो उसमें आप आराम से लेट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्यों, क्योंकि आपका बॉडी का पूरा वेट एक यूनिट एरिया पे नहीं लगा, है ना, आपका पूरा बॉडी का वेट जो है बहुत सारे कांटियों पे लग गया, तो फोर्स पर यूनिट एरिया कम हो गया, है ना, ये प्रेशर कम हो गया, जिसकी वजह से आपको कांटी चुभा नहीं। एक्सप्लेनेशन ऑफ सम एवरीडे ऑब्जर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रेशर, प्रेशर के आधार पे जिंदगी में बहुत सारे ऐसे ऑब्जर्वेशन है जो हम लोग को करना पड़ता है, या जिंदगी में बहुत सारा ऐसा कंसेप्ट है, बहुत सारा ऐसा चीज़ें हैं जहाँ पे हम लोग प्रेशर का फील करते हैं। देखिए, वी हैव जस्ट स्टडीड, हम लोग क्या स्टडी किए, प्रेशर जो होता है फोर्स पर यूनिट एरिया होता है ना। दिस डिफिनेशन ऑफ प्रेशर कैन बी यूज टू एक्सप्लेन मेनी ऑब्जर्वेशन, ये जो डिफिनेशन है किसका, प्रेशर का, इसका इस्तेमाल हम लोग बहुत सारी चीज़ों में करते हैं हमारे एवरीडे लाइफ
लाइफ में। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप इसको माइंड में रखिए, रिगार्ड दैट द सेम फोर्स प्रोड्यूसेस लेस प्रेशर। अच्छा, एक चीज़ आप याद रखिएगा, प्रेशर सेम लग सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एक ही तरह का फोर्स दो अलग अलग प्रेशर भी लगा सकता है, किसी पे ज़्यादा किसी पे कम, कोई दिक्कत। अगर वो एक्ट करता है लार्ज एरिया पे बट इट कैन प्रोड्यूस हाई प्रेशर, अगर देखिए लार्ज एरिया पे लगेगा तो लेस प्रेशर लगाएगा, हाई प्रेशर लगाएगा कब, जो स्मॉल एरिया पे लगेगा, राइट। यस सर। एरिया ज़्यादा प्रेशर कम, फिर क्या कहता है, एरिया कम प्रेशर ज़्यादा। वाई स्कूल बैग्स है वाइड ट्रैप्स, क्यों स्कूल के बैग में बड़ा बड़ा पट्टा दिया जाता है जो हमारे कंधों पे लटका रहता है, राइट। स्कूल बैग के पास वाइड स्ट्रैप होता है, वाइड पट्टा होता है जो थिक मोटा क्लॉथ कैनवास से बना होता है, सो दैट द वेट ऑफ द बैग में फॉल ऑन अ लार्ज एरिया, ताकि वजन जो है बैग का वो बड़ा सा एरिया पे फैल जाए। तो शोल्डर ऑफ द चाइल्ड प्रोड्यूसेस लेस प्रेशर, तो बच्चा के कंधा पे कम प्रेशर फील होगा, जिसकी वजह से बच्चा को तकलीफ ना होगा। स्कूल बैग हैज़ वाइड स्ट्रैप, स्कूल बैग के पास वाइड स्ट्रैप होता है, सो दैट द वेट ऑफ द बुक्स में स्प्रेड ओवर द, ताकि वजन जो है बुक का वो फैल जाए लार्ज एरिया पे चाइल्ड के शोल्डर पे, जो लेस प्रेशर लगाएगा, हॉर्न्स कम पेन होगा, राइट। ए शार्प नाइफ कट्स थिंग्स बेटर बिकॉज ड्यू टू वेरी थिन एज, एक तेज चाकू जो होता है किसी चीज़ को आसानी से काट सकता है क्योंकि उसके पास जो किनारा होता है बहुत पतला होता है, फोर्स जो है हाथ का फॉल करता है बहुत स्मॉल एरिया पे, तो उसको इस आसानी से कट जाता है, प्रोड्यूसिंग हाई प्रेशर लगाने की वजह से। कहता है शोल्डर एंड ड्यू टू लेस प्रेशर, कम प्रेशर होता है तो कंफर्टेबल होता है कैरी करना हैवी स्कूल बैग को, बात सही है कि नहीं? यस सर। ऑन द अदर हैंड इफ द स्कूल बैग हैज ए स्ट्रैप मेड ऑफ थिन स्ट्रिंग, अगर मान लो कि स्कूल बैग जो है पतला धागा का बना होता है उसका, तो तुम्हारा क्या होता है, देन वेट ऑफ द स्कूल बैग विल फॉल ओवर अ स्मॉल एरिया, तो वजन जो है पूरे वजन बैग का वो कम एरिया पे फॉल होता है, प्रेशर ज़्यादा होता है, प्रोड्यूस करता है लार्ज प्रेशर शोल्डर पे, कंधों पे, चाइल्ड का एंड विल बी वेरी पेनफुल टू कैरी द हेवी स्कूल बैग, और भारी भारी स्कूल बैग को ले जाना बहुत दर्दनाक हो जाता है, राइट। वाई ए शार्प नाइफ कट्स बेटर दैट अ ब्लंट नाइफ, भोथर चाकू से ज़्यादा तेज चाकू काटता है, क्यों? ये शार्प नाइफ के पास बहुत पतला एज होता है, पतला किनारा होता है ब्लेड का, उसका शार्प नाइफ कट करता है ऑब्जेक्ट को, जैसे सब्जी को, बेटर, क्योंकि हाई वेरी पतला एज होता है, वेरी थिन पेज होता है, उसका फोर्स जो होता है हमारे हाथ का फॉल करता है ओवर वेरी स्मॉल एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट प्रोड्यूसिंग ए लार्ज प्रेशर, वो लार्ज प्रेशर लगाता है, एंड दिस लार्ज प्रेशर कट्स द ऑब्जेक्ट इजिली, और ये लार्ज प्रेशर होता है आसानी से काट देता है ऑब्जेक्ट को। ऑन द अदर हैंड ए ब्लंट नाइफ हैज ए थिकर एज, और ब्लंट नाइफ जो होता है उसका मोटा एज होता है, ब्लंट नाइफ डज नॉट कट एन ऑब्जेक्ट इजिली बिकॉज ड्यू टू थिकर एज, ब्लंट नाइफ जो है मोटा एज होने की वजह से चीज़ों को नहीं काटता है, क्योंकि हमारे हाथ का जो प्रेशर है वो फोर्स जो है वो लार्ज एरिया पे फैल जाएगा, प्रेशर कम लगाएगा, तो फोर्स जो हमारे हाथ का लार्ज एरिया पे लगेगा, प्रोड्यूस करेगा लेस प्रेशर नहीं काटेगा भी तो डिफिकल्टी से, राइट। वाई द टिप ऑफ नीडल ऑफ शार्प, क्यों जो सुई होता है, सुई का नीडल जो होता है वो क्यों बहुत शार्प बनाया जाता है, टिप जो होता है स्विंग नीडल का, सिलाई मशीन का जो सुई होता है ना, सिलाई वाले सुई का नीडल जो होता है बहुत शार्प होता है, इसलिए ताकि शार्प टिप होने की वजह से नीडल जो है फोर्स लगाएगा वेरी स्मॉल एरिया पे कपड़ा के, प्रोड्यूस करेगा लार्ज प्रेशर, सफिशिएंट होगा अंदर घुसने के लिए, कपड़ा के अंदर स्टिच कर देगा, सिल देगा, राइट। नेल है जो पॉइंटेड टिप, कांटे का एक पॉइंटेड टिप होता है, क्यों? ताकि हैमर जब करेंगे तो फोर्स जो है हमारे हैमर का फॉल होगा वो स्मॉल एरिया पे लार्ज प्रेशर लगाएगा और आराम से कांटे अंदर चला जाएगा दीवार में या लकड़ी में, राइट। क्यों प्रेशर जो है ग्राउंड पे मोर होता है जब मैन वॉक करता है देन व्हेन ही इज स्टैंडिंग, कहता है बताइए वे वाई द प्रेशर ऑन द ग्राउंड इज मोर, ग्राउंड पे प्रेशर ज़्यादा लगता है जब मैन वॉक करता है, और जब वो खड़ा रहता है तो प्रेशर कम लगता है, क्यों? जब एक मैन वॉक करता है तो एक ही समय में उसका एक पैर रहता है ग्राउंड पे, अच्छा बताओ जब तुम चलते हो तो एक पैर उठता है एक पैर नीचे रहता है, तो एक पैर नीचे रहता है तो पूरा बॉडी का वेट कम एरिया पे, एक पैर पे रहता है, पूरा बॉडी का वेट की वजह से फोर्स लगता है, और फोर्स कम एरिया पे फॉल करता है तो फोर्स पर यूनिट एरिया ज़्यादा हो जाता है, यानी प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए है ना वॉकिंग करते तो प्रेशर ज़्यादा लगता है, ड्यू टू विच फोर्स जो होता है वेट ऑफ मैन का स्मॉल एरिया पे फॉल होता है ग्राउंड पे एंड प्रोड्यूस करता है मोर प्रेशर ग्राउंड पे। ऑन द अदर हैंड जब मैन स्टैंड होता है तो दोनों पैर पे खड़ा होता है, ड्यू जिसकी वजह से फोर्स जो होता है वेट का मैन का फॉल करता है लार्जर एरिया ऑफ ग्राउंड पे और कम प्रेशर लगाता है ग्राउंड पे, राइट। वाई द डिप्रेशन इज मच मोर व्हेन अ मैन स्टैंड्स ऑन अ कुशन देन विंड लाइज ऑन इट, कहता है क्यों? जब गद्दा पे आप लोग लेटते हैं तो गद्दा धंसता नहीं है, लेकिन जब गद्दा पे खड़ा होइएगा तो गद्दा धंस जाता है, क्यों? जब एक मैन स्टैंड होता है कुशन पे गद्दा पे देन ओनली हिज फीट, उसका पैर ही जिसका स्मॉल एरिया होगा कॉन्टैक्ट में रहता है कुशन के साथ, गद्दा के साथ, जिसकी वजह से वेट जो है मैन का फॉल करता है स्मॉल एरिया पे कुशन का, प्रोड्यूस करता है लार्ज प्रेशर, राइट। ये जो लार्ज प्रेशर है जिसकी वजह से गड्ढा हो जाता है गद्दा के अंदर, है ना, गद्दा तकिया के अंदर। ऑन द अदर हैंड जब सेम मैन वही आदमी जब कुशन पे लाई करेगा लेटा जाएगा तो उसके बॉडी का पूरा वेट जो है जिसका लार्ज एरिया हो जाएगा कॉन्टैक्ट में किसके साथ? गद्दा के साथ। इन दिस केस इस केस में वेट जो है मैन का फॉल करेगा मच लार्ज एरिया पे कुशन के, प्रोड्यूस करेगा स्मॉलर प्रेशर, और ये जो स्मॉलर प्रेशर से प्रोड्यूस करेगा वेरी लिटिल डिप्रेशन इन द कुशन। सही बात है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
ट्रैक्टर्स है ब्रॉड टायर्स, ट्रैक्टर्स के पास ब्रॉड चौड़ा टायर होता है ताकि लेस प्रेशर लगाए ग्राउंड पर, और टायर्स डू नॉट सिंक इनटू कंपैरेटिवली सॉफ्ट ग्राउंड, और टायर जो है सॉफ्ट ग्राउंड पे भी धंसेगा नहीं फील्ड में। ए वाइड स्टील बेल्ट इज प्रोवाइडेड ओवर द व्हील्स ऑफ आर्मी टैंक्स, आर्मी टैंक जो होता है तोप वगैरह उसमें देखोगे बहुत चक्का है, बहुत बड़ा स्टील का बेल्ट लगा रहता है बहुत, है ना, ताकि एग्जर्ट करेगा लेस प्रेशर। स्टील का बेल्ट क्यों रहता है? ताकि उसके पूरा बॉडी का जो वेट है, यानी गाड़ी के जो बॉडी का वेट है वो पूरा लार्ज एरिया पे फॉल करे। तो बेल्ट क्यों लगा रहता है समझ में आया? चक्का लगेगा धंस जाएगा क्योंकि वजन उसका ज़्यादा रहता है। बेल्ट लगाया जाता है कि उसका फोर्स जो है पर यूनिट एरिया कम हो जाए, प्रेशर कम हो जाए, धंसेगा नहीं। ऑन द ग्राउंड एंड टू नॉट सिंक इनटू वुडन स्लीपर और कंक्रीट स्लीपर। वुडन स्लीपर मतलब लकड़ी का टुकड़ा या कंक्रीट स्लीपर्स यानी गिट्टी आर केप्ट बिलो द रेलवे लाइन्स में रखा जाता है, सो दैट देयर इज ए लार्ज प्रेशर ऑन द ट्रेन का जो लार्ज प्रेशर है ग्राउंड पे और रेलवे लाइन क्या है वो उसको डूबने ना दे। द स्नो शूज हैव कंक्रीट स्लीपर्स का मतलब कंक्रीट का जो बड़ा बड़ा ये बनता है, ये सॉरी हम गिट्टी नहीं होता है वो तो कंक्रीट होता है, कंक्रीट स्लीपर ये होता है, राइट। ये ले क्या करेगा ट्रेन का तो लार्ज प्रेशर होगा उसको फैला देगा, राइट। ग्राउंड पर स्नो शूज हैव लार्ज एरिया, स्नो शूज के पास भी लार्ज सरफेस एरिया होता है फ्लैट शूज से, सो दैट लेस प्रेशर जो है लगेगा सॉफ्ट स्नो बर्फ पे एंड स्टॉप बियरिंग वियर्ड फ्रॉम सिंकिंग, और उसको बेलने से डूबेगा भी नहीं, राइट। देखो वाइड टायर्स जो है ट्रैक्टर का स्प्रेड हो गया, वेट इसका ट्रैक्टर फैला दिया, ट्रॉली ओवर द लार्ज एरिया ऑफ ग्राउंड के लार्ज एरिया पे प्रोड्यूस किया लेसर प्रेशर ऑन द ग्राउंड सो दैट इट कैन ट्रेवल ओवर सॉफ्ट और मडी ग्राउंड, ताकि वो कीचड़ या सॉफ्ट ग्राउंड पे चल सके बिना डूबे हुए, राइट। आप देख सकते हैं कंक्रीट स्लीपर, ये जो स्लीपर है वुडन स्लीपर भी रखा जाता है, पहले के जमाने में लकड़ी वाला कहीं कहीं देखे होंगे तुम लोग, राइट। और केप्ट बिलो द आयरन नेल्स, ये रखा जाता है ना, का ये जो आयरन नेल्स है ये इसके नीचे रखा जाता है ट्रैक पे, ताकि वेट जो है पासिंग ट्रेन का फैल जाए लार्ज एरिया पे ग्राउंड के, एंड ट्रैक में नॉट सिंक इनटू द ग्राउंड, और ट्रैक अंदर ग्राउंड में धंसेगा नहीं, कोई दिक्कत। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहता है इट इज़ ईजियर टू वॉक ऑन सॉफ्ट सैंड, आसानी से आप बालू पे चल सकते हैं, है ना। इफ वी हैव फ्लैट शूज, अगर आपके फ्लैट शूज है रेदर देन शूज विद शार्प हील्स, अगर शार्प हील्स से चलिएगा तो धंस जाइएगा, राइट। पेंसिल हील वाला लड़की लोग पहनती है उससे धंस जाइएगा। कैसे देखिएगा, आप जानते हैं ऐसे इसलिए होता है फ्लैट शूज के पास ग्रेटर एरिया होता है कॉन्टैक्ट में, किसके साथ? सॉफ्ट बालू के साथ, इसके वजह से लेस प्रेशर लगाता है सॉफ्ट बालू पे। ड्यू टू दिस फ्लैट शूज डू नॉट सिंक मच इन द सॉफ्ट, इसीलिए वो डूबता नहीं है सॉफ्ट सैंड में, एंड इट इजी टू वॉक ऑन द इट, और आसानी से उस पर चल सकते हैं। ऑन द अदर हैंड शार्प हील के पास स्मॉल एरिया होता है कॉन्टैक्ट में, है ना, सॉफ्ट बालू के साथ, एंड सो एग्जर्ट करता है ग्रेटर प्रेशर सॉफ्ट सैंड पे। ड्यू टू दिस ग्रेटर प्रेशर शार्प हील जो है टेंड टू सिंक, वो डूब सकता है इनटू सॉफ्ट सैंड एंड मेकिंग इट डिफिकल्ट, चलिएगा फिर डिफिकल्टी से आप पहन के चलिएगा वॉक ऑन सॉफ्ट सैंड। फ्रॉम दिस डिस्कशन हम लोग क्या कह सकते हैं कि हमारे एवरीडे सिचुएशन में जो इफेक्ट है फोर्स का हैज़ टू बी इंक्रीज, बढ़ गया है, वेर इज इन अदर सिचुएशन दूसरी तरफ ये जो इफेक्ट है फोर्स का हैज़ टू बी डिक्रीज, है ना। इफेक्ट ऑफ फोर्स हैज़ टू बी इंक्रीज, कुछ सिचुएशन में बढ़ गया कुछ सिचुएशन में घट गया है। फॉर एग्जाम्पल इफेक्ट जो है फोर्स का इंक्रीज हो गया है टूल्स में, जैसे चाकू में, कुल्हाड़ी में, नेल्स में, पिंस में, इसमें फोर्स का इफेक्ट बढ़ गया है। बाय डिक्रीजिंग द एरिया ऑन विच इज द फोर्स एक्ट, जिस पे हम लोग क्या किए हैं एरिया को कॉन्टैक्ट में लाने से डिक्रीज कर दिए हैं, ताकि वो कुल्हाड़ी कैंची या फिर कोई भी नुकीला चीज़ एरिया कॉन्टैक्ट में कम रहता है, प्रेशर ज़्यादा लगाता है, राइट, प्रेशर मोर लगा। ऑन द अदर हैंड इफेक्ट जो फोर्स का डिक्रीज हो गया है कब? जो फाउंडेशन बिल्डिंग का फाउंडेशन होता है आपको उसमें पतला पिलर नहीं देना है, राइट, एंड डैम्स बाय इंक्रीज द एरिया को बढ़ा देना है ताकि फोर्स जो लगे प्रेशर कम लगे। एग्जाम्पल फाउंडेशन जो है बिल्डिंग का और डैम का लेड ऑन लार्ज एरिया ऑफ ग्राउंड फाउंडेशन बनता है ना बिल्डिंग के नीचे वाला, धरती के नीचे जो फाउंडेशन बनता है पिलर से पहले जो फाउंडेशन बनता है उसमें देखते हो कंक्रीट से बहुत बड़ी एरिया में उसको क्या किया था फैला दिया था, तब पिलरिंग किया जाता है ताकि ऊपर से प्रेशर लगेगा तो वो ज़्यादा एरिया में फैला देगा कंक्रीट, है ना। सो दैट वेट जो बिल्डिंग का डैम का कंस्ट्रक्ट करते हैं लेस प्रेशर लगाए ग्राउंड पे, ताकि बिल्डिंग या बिल्डिंग या पुल वगैरह धंसेगा नहीं। प्रेशर फ्लूइड भी लगाता है, देखिएगा ध्यान से कैसे। प्रेशर लिक्विड भी लगाता है, प्रेशर वाटर लिक्विड है, जब हम वो पोर सम वाटर ऑन टेबल, जब पानी को हम टेबल पे रखते हैं ये फ्लो करने लगता है, राइट। एयर एक गैस है, रेदर ए मिक्सचर ऑफ गैसेस, या कह सकते हैं बहुत सारे गैसेस का मिक्सचर है। एयर फ्लो करता है एक जगह से दूसरी जगह, सही। वह सब्सटेंस जो फ्लो कर सकता है आसानी से उसको फ्लूइड कहते हैं, ठीक है। सारा लिक्विड और गैस फ्लूइड होता है सब, क्योंकि उसके बहने की आदत है, लेकिन वो सॉलिड बहता नहीं है। जब वाटर एयर दो मोस्ट कॉमन फ्लूइड है, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, सॉलिड एग्जर्ट करता है प्रेशर सरफेस ड्यू टू देयर वेट, सॉलिड अपने वेट की वजह से सरफेस पे फोर्स लगाता है, प्रेशर लगाता है। फ्लूइड के पास भी वेट होता है, सो फ्लूइड लिक्विड हो या गैस वो भी प्रेशर लगाता है कंटेनर पे जिसमें वो रखा जाता है, जिसमें वो बंद रहता है। फ्लूइड लिक्विड हो या गैस एग्जर्ट करता है प्रेशर सारे डायरेक्शन में, ऊपर भी करता
वी विल नाउ डिस्कस बॉयंसी विच इज कैरी प्रॉपर्टी एग्जिबिट बाय फ्लूइड। हम लोग बॉयंसी मतलब बताने जा रहे हैं जो फ्लूइड के द्वारा लगता है। आप देख सकते हैं वाटर एक फ्लूइड है, राइट, क्योंकि ये फ्लो करता है। इनफैक्ट सारे लिक्विड और गैस फ्लूइड है, क्योंकि फ्लूइड एक्सर्ट करता है प्रेशर सारे डायरेक्शन में, इवन अपवर्ड ऊपर भी करता है। बॉयंसी बड़ा इंपॉर्टेंट भी है, एकदम एम भी है, सुपर। बॉयंसी उत्प्लावन बल भी देखेंगे, हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी देखेंगे, ठीक ना। When an object is placed in a liquid, जब कोई ऑब्जेक्ट को लिक्विड के अंदर डालते हैं तो लिक्विड एक्सर्ट करता है अपवर्ड फोर्स। हम उसको नीचे डालते हैं, लिक्विड ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है उसके ऊपर। एग्जांपल, जब एक पीस ऑफ कॉर्क, कॉर्क मतलब मान लो कि छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा ले लिए, उसको रखिए बिलो द सरफेस ऑफ वाटर, पानी के सरफेस के नीचे ले गए, राइट, बाय अप्लाइंग सम फोर्स ऑफ आवर थंब, हम उठा से प्रेशर लगा के, राइट, फोर्स लगा के सॉरी, तो रिलीज किए तो कॉर्क इमीडिएटली राइजेस ऑफ द सरफेस, जैसे छोड़ेंगे कॉर्क ऊपर आ जाएगा, राइट। सी फिगर 52, इट अपीयर्स एज सम अपवर्ड फोर्स इज एक्सर्टेड बाय द वाटर। ऐसा मान लो कि लग रहा है कि नीचे से कोई फोर्स पानी उसके ऊपर लगा रहा है ऑन द कॉर्क, कॉर्क के ऊपर जो पुश करता है सरफेस पर लाने के लिए। कोई दिक्कत? आप देखिए जैसे छोड़े कॉर्क ऊपर आ गया सरफेस ऑफ वाटर की, सरफेस ऑफ वाटर फोर्स था, वाटर के अंदर कॉर्क, ठीक है। कॉर्क नीचे है पानी के अंदर, रिलीज किए, कॉर्क ऊपर आ गया, राइट। इफ वी लिफ्ट स्टोन, जब भी हम पत्थर को स्टोन करते हैं, मतलब इफ वी लिफ्ट स्टोन लाइंग एट द बॉटम ऑफ द पॉन्ड, पोखर के बॉटम में, पोखर के तली में अगर कोई पत्थर रखा है, हम अंदर गए और उसका हाथ से उठाने का प्रयास किए, इट अपीयर्स टू बी लाइट एज लॉन्ग एज इट बीइंग लिफ्टेड इनसाइड द वाटर। जब तक पानी के अंदर वो रहेगा बहुत हल्का रहेगा, राइट। बट सून एज द स्टोन इज लिफ्टेड आउट ऑफ द वाटर इनटू एयर, लेकिन जैसे ही पानी सरफेस ऊपर लाएंगे वही पत्थर भारी हो जाएगा, यस और नो। चलिए, सेम स्टोन, वही स्टोन फील हुआ मच हैवियर, ज़्यादा भारी फील हुआ। दिस मीन्स दैट सम अपवर्ड फोर्स एक्ट ऑन द स्टोन व्हेन इट इज इमर्स्ड इन वाटर। इसका मतलब पक्का है कि जब भी कोई स्टोन पानी के अंदर डूबा रहता है तो उस पर पक्का कोई ना कोई फोर्स ऊपर की तरफ लगता एंड मेक्स इट फील लाइटर, वही वजह से वो हल्का महसूस होता है। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल, व्हाइल टेकिंग बाथ, जब नहाते हैं, वी फाइंड दैट एज लॉन्ग एज द मग फिल्ड विद वाटर रिमेन्स इमर्स्ड इन द बकेट, हम महसूस करते हैं कि जब तक पानी के अंदर मग भरा हुआ रहता है और फुल ऑफ वाटर, पानी से भरा है, इट अपीयर्स टू बी लाइट एंड हेंस इजी टू लिफ्ट, और पानी के अंदर वो आसानी से उसको उठा लेते हैं। बट एज सून एज द मग फिल्ड विद वाटर, लेकिन जैसे ही पानी से भरा हुआ मग लिफ्टेड आउट ऑफ द बकेट, पानी की बाहर लाते हैं, बकेट की बाल्टी के बाहर लाते हैं, इट फील्स मच हैवियर, भारी महसूस होता है। दिस ऑब्जर्वेशन ऑल्सो, ये ऑब्जर्वेशन ये भी कहता है, ये भी शो करता है दैट एज लॉन्ग एज द मग फिल्ड विद वाटर, जब तक पानी भरा रहेगा मग में, इनसाइड द वाटर सरफेस, पानी सरफेस के पानी के सरफेस के नीचे कुछ अपवर्ड फोर्स एक्ट करता है उसके ऊपर, जो रिड्यूस करता है उस इफेक्टिव वेट को, यानी पानी के और मग के इफेक्टिव वेट को रिड्यूस करता है पानी के सरफेस के नीचे। इट अपीयर लाइटर, वो हल्का महसूस होता है। जनरल में जब भी आप ऑब्जेक्ट को या बॉडी को डुबाते हैं पानी के अंदर या किसी भी लिक्विड के अंदर, वो अपीयर होता है कि वो मानो कि कुछ लूज कर दिया है अपना वेट और हल्का महसूस करता है, करते हैं, वो होता है हल्का। सारे एग्जाम्पल से क्या पता चला कि हम लोग कह सकते हैं ऑब्जेक्ट अपीयर होता है लेस हैवी, कम भारी महसूस होता है जब उसको सबमर्ज कर देते हैं, डुबा देते हैं पानी में, और देन यानी जब एयर के अलावा जो पानी में डुबा देते हैं तो वो हल्का महसूस होता है। द ऑब्जेक्ट, हाँ, एयर में तो भारी हो जाएगा, ठीक है। द ऑब्जेक्ट अपीयर टू बी लेस हैवी इन वाटर, पानी में कोई भी ऑब्जेक्ट कम भारी महसूस होता है क्योंकि वाटर एक फोर्स लगाता है ऊपर की तरफ। इट इज़ नॉट ओनली वाटर, ये केवल पानी नहीं है, विच एक्टेड अपवर्ड फोर्स, जो ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है। कोई दिक्कत? तो कहाँ थे हम लोग? कहता है कि द ऑब्जेक्ट अपीयर टू बी लेस हैवी इन वाटर, पानी के अंदर कम भारी महसूस होगा, है ना। अपवर्ड फोर्स लगता है नीचे से ऊपर की तरफ। इट इज नॉट ओनली वाटर विच एक्टेड अपवर्ड फोर्स, ये सिर्फ पानी ही नहीं है जो ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है ऑब्जेक्ट पे जब उसको डुबाते हैं। इनफैक्ट एवरी लिक्विड, हर लिक्विड, कुछ किसी भी चीज़ में डुबाओगे अपवर्ड फोर्स लगेगा जब उसके अंदर डुबाओगे तो। टेंडेंसी ऑफ ए लिक्विड, लिक्विड का वह प्रवृत्ति टू एक्सर्ट एन अपवर्ड फोर्स, जिसके बस वो ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है ऑब्जेक्ट पे जब उसके अंदर रहता है, तो इसी को बॉयंसी कहते हैं। तो बॉयंसी लिक्विड का वह प्रॉपर्टी है जिसके अंदर अगर कोई ऑब्जेक्ट को डुबा दें तो वो ऑब्जेक्ट क्या करता है, उसको बाहर की तरफ खींच देता है, राइट। चलिए, अब क्या है, कहता है इवन द गैसेस एग्जिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ बॉयंसी, कहता है गैस भी बॉयंसी लगाता है, गैस भी बॉयंसी लगाता है। अब डिस्कस करेंगे बॉयंट फोर्स क्या होता है। बॉयंट फोर्स, जब कोई ऑब्जेक्ट को डुबाते हैं लिक्विड के अंदर, ठीक, ये एक्सपीरियंस करता है, वो ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस करेगा ऊपर की तरफ मानो उसके फोर्स लग रहा। दिस अपवर्ड फोर्स, ये जो ऊपर की तरफ उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है, इसी को बॉयंट फोर्स कहते हैं। तो अपवर्ड फोर्स जो एक्ट होता है ऑब्जेक्ट पर जो डुबाते हैं लिक्विड के अंदर, इसी को हम बॉयंट फोर्स कहते हैं, ठीक है। जब कोई ऑब्जेक्ट को लिक्विड के अंदर डुबाते हैं तो वो ऑब्जेक्ट फील करता है कि हमको कोई ऊपर धकेल रहा है, राइट, इसी को बॉयंट फोर्स कहते हैं। तो वो जो ऊपर धकेल रहा है वो कौन
सा फोर्स है? बॉइंट फोर्स। इट इज ड्यू टू अपवर्ड फोर्स, ये ऊपर की तरफ फोर्स है जिसको बॉइंट फोर्स कहते हैं। एक्सर्टेड बाय लिक्विड, लिक्विड एक्सर्ट करता है, दैट द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बी लेस इन द लिक्विड, इसी वजह से कोई ऑब्जेक्ट जो है उसका वेट हल्का महसूस होता है, जिसका एक्चुअल वेट से है ना, जो एयर में जो एक्चुअल वेट था उससे हल्का महसूस होता है। एयर में उसका एक्चुअल वेट होता है लेकिन पानी के अंदर उसका हल्का महसूस होता है। द अपवर्ड फोर्स, ऊपर की तरफ फोर्स लगता है लिक्विड के द्वारा, इसी को अप थ्रस्ट कहते हैं। तो अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड, तो जो लिक्विड फोर्स लगाता है ना उसको अप थ्रस्ट कहते हैं। और ऑब्जेक्ट जो फील करता है कि हम पे कौन फोर्स लग रहा है, देखो बॉइंट फोर्स फील करता है ना। इन अदर वर्ड्स बॉइंट फोर्स को हम लोग अप थ्रस्ट ही कहते हैं, बट वाइज द सेम, इट इज ड्यू टू द अपवर्ड फोर्स। ये अपवर्ड फोर्स है यानी बॉइंट या अप थ्रस्ट है जो लगाता है कौन, वाटर, दैट वी आर एबल टू स्विम इन वाटर, इसी वजह से हम लोग पानी में तैर सकते। एंड शिप्स फ्लोट इन वाटर, और पानी में शिप भी तैर लेता। इफ देयर वी आर नो अपवर्ड फोर्स ऑफ वाटर, अगर मान लो कोई भी वाटर का अपवर्ड फोर्स नहीं होता, वी शुड नॉट एबल टू स्विम, तो हम लोग योग्य नहीं होते पानी में तैरने के लिए। एंड द शिप शुड बी सिंक, और जहाज भी डूब जाता। इट इज़ द बॉइंट फोर्स, ये बॉइंट फोर्स है विच मेक्स द हैवी ऑब्जेक्ट सीम लाइटर इन वाटर, इसके वजह से भारी से भारी चीज़ें भी पानी में हल्का महसूस होता है। अब हम लोग देखेंगे, चलिए हम लोग बॉइंट फोर्स देख लिए, राइट। बॉइंट फोर्स क्या है, जिसकी वजह से हैवी ऑब्जेक्ट महसूस होता है कि हल्का है पानी में। अब हम डिस्कस करेंगे कॉज ऑफ बॉइंट फोर्स, बॉइंट फोर्स का कारण, बॉइंट फोर्स का कारण। कॉज ऑफ बॉइंट फोर्स देखिएगा, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड व्हाई लिक्विड एक्सर्ट एन अपवर्ड बॉइंट फोर्स, अगर आपको समझना है कि क्यों लिक्विड एक्सर्ट करता है अपवर्ड बॉइंट फोर्स, इसको समझते हैं। चलिए कंसीडर करते हैं, एक मग जो है पानी में भरा हुआ है, पानी से भरा हुआ है, फिल्ड विथ वाटर इमर्स्ड इन अ बकेट, बाल्टी के अंदर मग को डुबा दिए हैं, पानी के नीचे है। कंटेनिंग वाटर एज शोन इन फिगर 54, पानी इसके अंदर है और 54 फिगर है। वाटर एक्सर्ट करता है फोर्स ऑन द साइड ऑफ द मग्स, आप देख रहे हैं ये जो पानी है ये अपने साइड से ही मग पे फोर्स लगा रहा है, चारों साइड से, राइट। एज वेल एज ऑन इट्स टॉप, ऊपर से भी लगा रहा है, एंड बॉटम, नीचे से भी लगा रहा है, जैसे एरो दिखाया गया है, राइट। तो एक मग को अगर पानी के अंदर डाल दोगे तो चारों तरफ पानी होता है, तो चारों तरफ से इस पर फोर्स लगता है, ठीक है। साइडवेज फोर्स एक्सर्टेड ऑन द वाटर ऑन द मग बीइंग इक्वल एंड अपोजिट, ये जो साइड जितना पानी इधर है उतना ही पानी इधर है, तो जितना पानी इधर से फोर्स लगाएगा उतना इधर लगाएगा, तो ये इक्वल है और अपोजिट है, दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये इसको कैंसिल कर, ठीक है, कैंसिल आउट। नाउ देयर इज अ फोर्स ऑफ वाटर एक्टिंग ऑन द टॉप ऑफ द मग, आप देख रहे हैं एक फोर्स जो है ऊपर से नीचे की तरफ लग रहा है, विच एक्ट्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, जो नीचे की तरफ लग रहा है। एंड फोर्स ऑफ वाटर एक्टिंग ऑन द बॉटम ऑफ द मग, अब फोर्स ऑफ वाटर जो है नीचे जो है वो भी मग पे लगा रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, सी फिगर 54, बात सही है। अब देखिए ध्यान से, कहता है इट इज़ नोन दैट, ऐसा हम जानते हैं कि प्रेशर एक्सर्ट करता है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड इंक्रीजेज विथ डेप्थ एंड एक्ट्स इन ऑल डायरेक्शन, जैसे जैसे हम पानी के अंदर जितना गहराई में जाते जाएंगे उतना लिक्विड प्रेशर बढ़ाते जाएगा। तो प्रेशर एक्सर्ट करता है, जो लिक्विड इंक्रीज हो जाता है गहराई के साथ साथ, यानी गहराई बढ़ते जाएगा प्रेशर भी बढ़ते, एंड एक्ट इन ऑल डायरेक्शन, और हर डायरेक्शन में प्रेशर एक्ट करता, इवन ऊपर भी करता है। नाउ एज द टॉप ए ऑफ द मग इज एट लोअर डेप्थ, अच्छा बताओ यहाँ पर टॉप ए है, यहाँ से पानी का गहराई इतना है, और ये बी है, यहाँ से पानी का गहराई इतना है, तो जो ए है उसका देखो संपर्क क्या कहता है, टॉप ए जो है मग का लोअर डेप्थ पे है, पानी से कम गहराई पे है, और बी जो है पानी से ज़्यादा गहराई पे, यहाँ से यहाँ तक आने में गहराई ज़्यादा है, यहाँ से यहाँ आने में गहराई कम, सच्चाई है। अब देखो ध्यान से, इट एक्सपीरियंसेस लेस फोर्स, तो अगर ये कम गहरा पे है तो कम फोर्स फील करेगा, सो एक्सपीरियंस करेगा मोर फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन, तो यहाँ से इतना दूर डायरेक्शन में कम फोर्स फील करेगा तो कम प्रेशर भी लगेगा, है ना। तो एक्सपीरियंस करेगा फोर्स कम, सॉरी क्या कहाँ थे, गड़बड़ हो गया, सॉरी कहाँ थे, टॉप ए जो है मग का लोअर डेप्थ पे है, तो ये एक्सपीरियंस करेगा लेस फोर्स, ए कम गहराई पे है तो कम फोर्स फील करेगा, जबकि मग का बी पार्ट जो है ज़्यादा गहराई पे है तो ज़्यादा फोर्स फील करेगा, कोई दिक्कत। अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉटम एंड द डाउनवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन टॉप, है ना। फोर्स जो डाउनवर्ड है वो ऊपर लग रहा है, नीचे से मतलब नीचे से बॉटम से ऊपर लग रहा है, ऊपर से नीचे लग रहा है, राइट। दिस नेट अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन द मग इज बॉइंट फोर्स, अच्छा ऊपर से यहाँ तक कम लगा
नीचे से ज़्यादा लगा। अच्छा बताओ, तो ऊपर से कम लगा है तो ये जो है ये फोर्स ओवरलैप कर गया, या सॉरी यहाँ से यहाँ तक में ज़्यादा लगा और यहाँ से यहाँ तक में कम लगा, तो ये फोर्स ज़्यादा लग रहा है, तो ये फोर्स इसको हरा देगा। तो बता ऊपर वाला नीचे दबाएगा कि नीचे वाला ऊपर ले जाएगा? नीचे वाला ऊपर ले जाएगा, क्योंकि फोर्स ज़्यादा लगेगा नीचे से। कोई दिक्कत? क्योंकि ज़्यादा गहराई पे है। कोई दिक्कत? इसी को पॉइंट फोर्स कहते हैं, जो रिड्यूस करता है इफेक्टिव वेट ऑफ द मग, इसीलिए वेट को मग को कहता है ऊपर चले जाओ। समझ रहे बात को? एंड मेक्स इट फील लाइटर, और उसको हल्का महसूस करवाता पानी के अंदर। इससे क्या पता चला? इससे पता चला हम कह सकते हैं कि एज वी लोअर एन ऑब्जेक्ट इनटू ए लिक्विड, अगर कोई ऑब्जेक्ट को लिक्विड के अंदर हम लोअर करते हैं तो ग्रेटर अपवार्ड प्रेशर लगता है लिक्विड का अंडरनेथ, राइट। ये प्रोवाइड करता है अपवार्ड फोर्स, जिसको हम लोग बॉइंट फोर्स कहते हैं या अपथ्रस्ट कहते हैं। कोई दिक्कत? अब हम डिस्क्राइब करेंगे एक्सपेरिमेंट स्टडी के लिए मैग्नीट्यूड ऑफ बॉइंट फोर्स। बॉइंट फोर्स का मैग्नीट्यूड देखते हैं जो एक्ट करता है बॉडी के ऊपर जब बॉडी ग्रेजुअली डिप्ट होता है लिक्विड ऑफ वाटर में, राइट। वापस से मैंने कहा हम लोग डिस्क्राइब करते हैं, एक्सपेरिमेंट स्टडी करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ बॉइंट फोर्स। बॉइंट फोर्स का कितना वैल्यू होता है वो एक्ट करता है और बॉडी पे, बॉडी ग्रेजुअली जब डिप करते हैं पानी में धीरे धीरे, है ना, मतलब धीरे धीरे पानी के गहराई में चीज़ों को ले जाएंगे और देखेंगे कितना गहराई पे जाके कितना बॉइंट फोर्स उस पर लगता है, उसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है ना? देखिएगा ध्यान से, हम एक्सपेरिमेंट से स्टडी करेंगे, एक्सपेरिमेंट करके इसको अच्छे से समझेंगे। सही बात है? चलिए बढ़ते हैं आगे। एक्सपेरिमेंट करेंगे स्टडी करने के लिए मैग्नीट्यूड ऑफ बॉइंट फोर्स। ठीक है, एक्सपेरिमेंट में स्टडी करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ बॉइंट फोर्स परफॉर्म करेंगे। हम लोग एक स्मॉल मेटल का सिलेंडर ले लिए, मेटल का सिलेंडर में मेटल का छोटा सा टुकड़ा, एंड सस्पेंड इट फ्रॉम द हुक ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग के हुक बैलेंस से हम लोग इसको सस्पेंड करके लटका। आइए थोड़ा आगे बढ़े, देखिए तो कहता है आप क्या कीजिए, एक सिलेंडर ले लीजिए, ठीक है, इसको लटका दीजिए हुक से, स्प्रिंग बैलेंस बी से, स्प्रिंग बैलेंस बी है, स्प्रिंग बैलेंस है यानी रीडिंग करेगा कितना वजन है। ठीक है, एज सोन इन फिगर 58 द रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस विल गिव द वेट ऑफ द मीटर सिलेंडर इन द एयर। हवा में ये सिलेंडर लटका हुआ है, अभी पानी के अंदर नहीं गया है, तो ये जो इसका रीडिंग है यही बताएगा कि इसका कितना वजन है। अब हम देखेंगे इसको 55A को, वेट ऑफ मेटल सिलेंडर इन 150 ग्राम। हवा में इसका वजन कितना है? 150 ग्राम रीडिंग कर दिया। ठीक है, ये रियल वेट है मेटल सिलेंडर का, सच्चाई है क्योंकि हवा में है। चलिए, क्योंकि इसको अभी हवा में लटका कर बोलो ये सर। आई दूसरा, लेटेस्ट लोअर द सिलेंडर अटैच टू द स्प्रिंग। ये जो स्प्रिंग से अटैच है सिलेंडर है ना, इसको हम लोग कहाँ डालेंगे? वाटर के अंदर डुबाना चालू किए, इस तरीक़ा से कि ओनली ए स्मॉल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ताकि बहुत कम ही छोटा सा जो वॉल्यूम है सिलेंडर का डुबाए हैं पानी में। अब वी विल फाइंड दैट रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस इन डिक्रीजेस। तुम देखो जैसे ही पानी के अंदर डुबाए ना 140 ग्राम हो गया ये, इट बिकम्स 140 ग्राम। इसका मतलब है जब स्मॉल पार्ट सिलेंडर का इमर्स हुआ वाटर में, इसका वेट डिक्रीज हो गया, 150 से 140 हो गया, यानी हल्का हो गया थोड़ा सा। अब क्या किया हम लोग, देखो वापस से वी नाउ लोअर द सिलेंडर फर्दर डाउन इन वाटर। फिर से हम लोग क्या किए, थोड़ा सा और नीचे ले गए, है ना, लार्ज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को थोड़ा और डुबा दिए वाटर को। अब देखिए रीडिंग जो स्प्रिंग बैलेंस के 130 ग्राम हो गया, डिक्रीज हुआ और इट बिकम्स 130 ग्राम। इसका मतलब है कि लार्ज वॉल्यूम जब सिलेंडर का डिप किया वाटर में, इसका वेट डिक्रीज किया और आगे 130 ग्राम हो गया और हल्का हो गया, राइट। अब वी अगेन लोअर द सिलेंडर फर्दर इन सिलेंडर के फुल्ली इमर्स, पूरा डुबा दिए। तो देखो पूरा डुबाने के बाद रीडिंग जो है स्प्रिंग बैलेंस का डिक्रीज हो 120 ग्राम होगा। ये बताता है कि मेटल सिलेंडर अब पूरा डूब गया पानी में, इसका वेट डिक्रीज हो गया फर्दर 120 ग्राम हो गया, एंड इट बिकम्स मोर स्टिल मोर लाइटर, और हल्का हो गया, राइट। इसका मतलब है एक बार पूरा सिलेंडर डुबा दिए पानी में तो मैक्सिमम लॉस हो गया वेट का, पूरा डूब गया तब मैक्सिमम कितना लॉस होना था, हो गया सिलेंडर का। टेक्स प्लेस एनी फर्दर लोअरिंग ऑफ सिलेंडर इन वाटर डज नॉट रीच। अब और नीचे ले जाएंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन द एबव डिस्क्रिमिनेंट मैक्सिमम लॉस जो है सिलेंडर का फुल्ली इमर्स कितना हुआ, पहले था 120 ग्राम, यहाँ है 120-50 ग्राम, 150 में से 120 गया, 30 ग्राम का लॉस हो गया वेट का। नाउ इवन विल लोअर द फुल्ली इमर्स सिलेंडर। अब जो पहले से डूबा हुआ उसको और लोअर करें मोर इन मोर, देयर विल बी नो फर्दर लॉस। अब ज़्यादा लॉस नहीं होगा, 120 के 120 ही रहेगा, राइट। इस डिस्कशन से क्या कह सकते हैं कि मोर एंड मोर वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इज इमर्स। ज़्यादा से ज़्यादा वॉल्यूम जब कोई ऑब्जेक्ट को डुबाते हैं तो एपरेंट वेट जो उसका वेट होता है ना, ऑब्जेक्ट का डिक्रीज करने लगता है। इट सीम्स टू बी मोर बिकम मोर एंड मोर लाइटर, और हल्का होने लगता है। बट वंस द ऑब्जेक्ट इज कंप्लीटली इमर्स, एक बार ऑब्जेक्ट को पूरा डुबा दिया अंडर लिक्विड, फर्दर लोडिंग अब और नीचे ले जाएंगे, डज नॉट मेक इट एनी मोर लाइटर, और उसको हल्का नहीं करेगा। इसका मतलब मैक्सिमम लॉस तभी होगा वेट में कोई ऑब्जेक्ट का जब उसको पूरा पानी में डुबा दीजिए, राइट। आइए
वी नो दैट ऑब्जेक्ट जो इमर्स्ड हुआ लिक्विड के अंदर अपीयर होता है टू लूज वेट, उसको मान लो कैसा महसूस होता है कि हम वेट लूज कर दिए हैं, एंड बिकम मोर लाइटर, है ना, बिकम लाइटर ड्यू टू अपवर्ड बायंट फोर्स ऑफ द लिक्विड, क्योंकि नीचे से लिक्विड अपवर्ड बायंट फोर्स लगाता। इसका मतलब है कि मोर एंड मोर वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इज इमर्स्ड इन लिक्विड, जितना ज़्यादा कोई ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम डिवाएंगे पानी के अंदर, अपवर्ड बायंट फोर्स एक्ट करेगा और बढ़ जाएगा उस पर, राइट। बट वंस द एक बार कंप्लीटली इमर्स कर दिए लिक्विड में, देन लोअरिंग और नीचे लोअर करेंगे डूबा हुआ ऑब्जेक्ट को, अब जो है इंक्रीज नहीं होगा बॉइंट फोर्स। इसका मतलब है कि मैक्सिमम अपवर्ड बॉइंट फोर्स तभी लगता है कोई ऑब्जेक्ट पर जब उसको पूरा के पूरा डुबा दीजिएगा लिक्विड के अंदर। अब हम डिस्कस करते हैं क्या क्या इफेक्ट होता है बॉइंट फोर्स का, क्या क्या प्रभाव होता है, राइट। देखिए फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉइंट फोर्स को क्या क्या प्रभावित करता है, सुनिएगा ध्यान से। मैग्नीट्यूड जो है बॉइंट फोर्स का, जो ऑब्जेक्ट डुबा रहता है उस पर एक्ट करता है लिक्विड के अंदर, वो डिपेंड करता है दो फैक्टर पे, ये कितना वैल्यू है, वॉल्यूम कितना आप ऑब्जेक्ट का डुबाए हैं, कितना जितना डुबाइएगा उतना ही कमेगा, है ना, लिक्विड के अंदर। और डेंसिटी लिक्विड का क्या है, लिक्विड कौन सा है, लिक्विड का डेंसिटी क्या है और लिक्विड कौन सा है, ठीक है बाबू। चलिए अब देख सकते हैं, तो पहला हम लोग देखने जा रहे हैं बॉइंट फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड। एक लिक्विड बॉइंट फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, डिपेंड करता है वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड ऑब्जेक्ट, सॉलिड ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम कितना है जो कि डुबाया गया है लिक्विड में। तो पहला वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इमर्स कितना है लिक्विड में, उस कॉन्सेप्ट को देख रहे हैं। एज द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट इमर्स इनसाइड द लिक्विड, जब हम कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम डुबाएंगे लिक्विड के अंदर, अपवर्ड बॉइंट फोर्स आल्सो इंक्रीजेज, उस पर अपवर्ड बॉइंट फोर्स बढ़ जाएगा। एंड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज कंप्लीटली इमर्स्ड, और जब कोई ऑब्जेक्ट को पूरा डुबा देंगे लिक्विड में, तो बॉइंट फोर्स बिकम्स द मैक्सिमम, तो बॉइंट फोर्स मैक्सिमम हो जाएगा और कांस्टेंट हो जाएगा अब, और बॉइंट फोर्स नहीं लगेगा। इंक्रीज, प्लीज नोट दैट मैग्नीट्यूड जो है बॉइंट फोर्स का जो एक्ट करता है सॉलिड ऑब्जेक्ट पे, वो डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सॉलिड ऑब्जेक्ट। और सॉलिड ऑब्जेक्ट लोहा का है, टीना का है, चदरा का है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उस पर बॉइंट फोर्स लगेगा ही लगेगा, राइट। इट डिपेंड्स ऑन इन वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना डुबा रहे हैं उस पर निर्भर करता। फॉर एग्जाम्पल वॉल्यूम मतलब उसका कितना पार्ट नीचे जा रहा। एग्जाम्पल, इफ टू बॉल्स मेड ऑफ डिफरेंट मेटल्स, दो अलग अलग मेटल का बना हुआ गेंद है, राइट, बॉल है, हैविंग डिफरेंट वेट्स, उसका अलग अलग वेट है लेकिन इक्वल वॉल्यूम होगा, फुल्ली इमर्स्ड इन लिक्विड, जब लिक्विड में फुल्ली इमर्स्ड होगा, दे विल एक्सपीरियंस इक्वल अपवर्ड बॉइंट फोर्स। तो अगर इक्वल वॉल्यूम उनका है तो इक्वल बॉइंट फोर्स वो फील करेंगे जब अंडरगो एन इक्वल लॉस इन वेट, और वो दोनों इक्वल वेट में लॉस करेंगे। तो कहता है ये अंडरगो इक्वल लॉस इन वेट, वेट में इक्वल लॉस करेगा। दिस इज बिकॉज ऐसा इसलिए होता है कि बोथ द बॉल्स, दोनों जो गेंद है डिस्प्लेस करेगा, मतलब हटाएगा इक्वल वेट, लिक्विड का इक्वल वेट हटाएगा ड्यू टू देयर इक्वल वॉल्यूम, क्योंकि दोनों का वॉल्यूम इक्वल है। हम लोग आगे देखते हैं कि बॉइंट फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड डिपेंड ऑन द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इन विच द ऑब्जेक्ट इज इमर्स्ड। भाई जो बॉइंट फोर्स है जो किसके द्वारा लगता है, लिक्विड के द्वारा, वो डिपेंड करता है कि डेंसिटी कैसा है लिक्विड का जिसमें कोई ऑब्जेक्ट को डुबाते हैं। द लिक्विड हैविंग हायर डेंसिटी, जिस लिक्विड का डेंसिटी ज़्यादा होता है वो एक्सर्ट करता है मोर अपवर्ड बॉइंट फोर्स, यानी जिसका डेंसिटी ज़्यादा वो ज़्यादा अपवर्ड बॉइंट फोर्स लगाता है ऑब्जेक्ट पर, देन अदर दूसरा लिक्विड जिसका लोअर डेंसिटी है, मतलब लोअर डेंसिटी वाला जो लिक्विड होता है वो बॉइंट फोर्स कम लगाता है, राइट। दस एज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंक्रीजेज, जैसे जैसे डेंसिटी लिक्विड का बढ़ेगा बॉइंट फोर्स जो लगता है वो भी बढ़ेगा, राइट, कोई दिक्कत। चलिए फॉर एग्जाम्पल सी वाटर हैज़ हायर डेंसिटी, समुद्र का पानी जो होता है उसका डेंसिटी ज़्यादा होता है हमारे पास जो फ्रेश वाटर है उससे, तो सी वाटर एक्सर्ट करता है मोर बॉइंट फोर्स ऑब्जेक्ट पे जो डूबा रहता है फ्रेश वाटर में, राइट। इट इज़ ईजियर टू स्विम इन सी वाटर बिकॉज सी वाटर एक्सर्ट्स अ ग्रेटर बॉइंट फोर्स। तो कहता है आसानी से आप समुद्र में तैर सकते हैं, समुद्र में जल्दी आदमी डूबता नहीं है, क्यों, क्योंकि सी वाटर जो होता है ज़्यादा बॉइंट फोर्स लगाता है ऊपर की तरफ, राइट, एंड ड्यू टू हायर डेंसिटी की वजह से। द फ्रेश वाटर इन स्विमिंग पूल हाउएवर एक्सर्ट कंपेयर टू स्मॉलर बॉइंट फोर्स, लेकिन फ्रेश वाटर जो स्विमिंग पूल में होता है वो कम बॉइंट फोर्स लगाता है ड्यू टू लोअर डेंसिटी देन सी वाटर, क्योंकि इसका सी वाटर से डेंसिटी कम है। मरकरी एक लिक्विड होता है, देखो थर्मामीटर में जो मरकरी होता है वो एक लिक्विड होता है जिसका डेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई होता है। सो मरकरी विल एक्सर्ट अ वेरी ग्रेट बॉइंट फोर्स। मरकरी का अगर मान लो कि तालाब होता है तो उसमें तुम डूबोगे ही नहीं, क्योंकि मैक्सिमम बहुत ज़्यादा बॉइंट फोर्स वो लगाता है। कोई दिक्कत। चलिए आगे देखिए, ऑन ऑब्जेक्ट इमर्स इन इट, अगर है ना, अगर कुछ चीज़ डुबा दोगे मरकरी के अंदर तो उस पर ज़्यादा बॉइंट फोर्स लगेगा। इवन ए वेरी हैवी मटेरियल लाइक आयरन ब्लॉक फ्लोट्स इन मरकरी बिकॉज मरकरी एक्सर्ट्स अ वेरी हाई बॉइंट फोर्स ऑन आयरन ब्लॉक ड्यू टू इट्स वेरी हाई डेंसिटी। कहता है कि यदि आप कोई आयरन का ब्लॉक ले आइए, राइट, आयरन का टुकड़ा, राइट, उसको अगर रखिएगा मरकरी में तो मरकरी में वो डूबेगा नहीं, क्योंकि मरकरी उस पर मैक्सिमम बॉइंट फोर्स लगाएगा। बिफोर वी गो फर्दर एंड स्टडी आर्किमिडीज प्रिंसिपल, इससे पहले कि हम आगे जाएँ और आर्किमिडीज के प्रिंसिपल सिद्धांत को पढ़ें,
वी शुड नो द मीनिंग ऑफ द टर्म। हमको पहले ये जान लेना चाहिए, ये एक टर्म है डिस्प्लेस्ड लिक्विड क्या होता है, इस टर्म को हम लोग पहले जान लेते हैं। ये डिस्कस किया गया है। सपोज हमारे पास एक बकेट है फिल्ड विथ वाटर अप टू ब्रिम, मतलब ऊपर पूरा कोना कोना तक ऊपर तक, यानी ऊपर के लास्ट सिरा तक पानी भर गया है। किस में पानी भरा गया है? एक बकेट में, बाल्टी में। नाउ इफ़ बी इमर्स्ड एन ऑब्जेक्ट इनटू द दिस बकेट, अब कोई ऑब्जेक्ट लाके जैसे उस बाल्टी में डालेंगे, देन द ऑब्जेक्ट विल ऑक्यूपाई सम ऑफ द वॉल्यूम, तो वो जो चीज़ होगा वो पानी के अंदर जाने पर अपना कुछ जगह घेरेगा, अपना कुछ स्थान घेरेगा। तो उस ऑब्जेक्ट, अगर वो 3D ऑब्जेक्ट है तो उसमें वॉल्यूम होगा, तो वो कुछ वॉल्यूम पानी के अंदर अपना जगह ऑक्यूपाई कर लेगा, अपना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगा, राइट। इन द बकेट विच वॉज अर्लियर ऑक्यूपाइड बाई वाटर, वो ये जो टुकड़ा है वो ये वही जगह ऑक्यूपाई करेगा जो जगह पे पहले वाटर था। मतलब बाल्टी में पानी भर दिए हम, ठीक है, पानी भरा हुआ है, तो मान लो कि बाहर से कोई चीज़ इतना छोटा सा टुकड़ा लेके गए, यहाँ पर रखे इसमें, तो ये क्या किया, अपना स्थान पानी के अंदर घेरेगा। और पहले यहाँ पर कितना था, इतना स्थान घेरेगा यहाँ पर, तो पहले यहाँ पे क्या था, पानी था, अब ये आ गया, राइट। ड्यू टू दिस ऑब्जेक्ट विल पुश आउट सम वाटर, भाई ये अपना स्थान घेरेगा तो यहाँ का पानी को ही पुश करेगा, इसी वजह से पानी बकेट से बाहर आ जाएगा। ये जो पुश्ड आउट वाटर होता है यही डिस्प्लेस्ड वाटर होता है। जो पानी बाहर आ गया वही डिस्प्लेस्ड वाटर था। क्यों? कभी कभी हम देखते हैं बाल्टी में पानी भरा है, हम अगर मग को डुबाते हैं बाल्टी में, तो जितना मग अंदर जाता है उतना ही पानी बाहर निकल जाता है, राइट। वही डिस्प्लेस्ड वाटर, डिस्प्लेस्ड लिक्विड होता है, पुश्ड आउट वाटर। अब हम कह सकते हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट को इमर्स करते हैं बकेट के अंदर तो पानी से भरा होता है, इट डिस्प्लेस सम ऑफ द वाटर, ये क्या करता है, कुछ पानी को डिस्प्लेस कर देता है, हटा देता है, जो ओवरफ्लो हो जाता है बकेट से। बात सही है। एंड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज कम्प्लीटली इमर्स इन वाटर, जब कोई ऑब्जेक्ट को पूरा पानी में डुबा देते हैं तो वॉल्यूम जो है वाटर का जो डिस्प्लेस्ड होता है वो इक्वल होता है कितना वॉल्यूम जो है ऑब्जेक्ट का डूबा है उसके बराबर, राइट। तो कहता है अगर ऑब्जेक्ट को डुबाए तो जितना ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम डूबा उतना ही वाटर डिस्प्लेस हुआ, उतना ही वॉल्यूम वाटर का डिस्प्लेस किया, राइट। Please note that water can flow out of the bucket immersing an object if it only when the bucket is filled to brim। कहता है पानी तभी बाहर आएगा जब पानी पूरा भरा हुआ है, ऊपर तक भरा हुआ है। अब देखिए अगर पानी आधा बाल्टी है तो अगर उस चीज़ को रखिएगा तो वो बाहर पानी नहीं गिरेगा। आप कौआ और प्यासा कौआ का कहानी सुने होंगे, उसमें क्या हुआ, पानी देखते हो कि बहुत नीचे तक रहता है ना। तो कौआ वेरी इंटेलिजेंट पक्षी है, वो क्या करता है, धीरे धीरे स्टोन उसमें डालने लगता है, तो पानी क्या होता है, डिस्प्लेस होना चाहता है, बाहर निकलना चाहता है। देखते हो पानी स्टोन डालते गया, स्टोन अपना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते गया तो पानी ऊपर आते गया, कौआ फिर पानी समझ बात को, समझ गए होंगे। प्लीज नोट हाउ वी मस्ट इमर्स एन ऑब्जेक्ट इन बकेट ऑफ वाटर विच नॉट फिल द ब्रिम। अगर हम कोई ऑब्जेक्ट को ऐसे बाल्टी में डालें जो पूरा ऊपर तक नहीं भरा है ना, देन द ऑब्जेक्ट विल डिस्प्लेस वाटर ड्यू टू विच द लेवल ऑफ वाटर राइज। इसमें पानी बाहर तो नहीं निकलेगा लेकिन पानी का लेवल धीरे धीरे ऊपर राइज कर जाएगा बकेट के अंदर, बट नो वाटर विल फ्लो आउट, लेकिन पानी बाहर नहीं जाएगा। द आर्किमिडीज प्रिंसिपल विच विल बी स्टडी नाउ गिव्स रिलेशनशिप बिटवीन द buoyant force exerted by liquid and an object and the weight of the liquid displaced by it। अब जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो रिलेशनशिप बताता है किसके बारे में, buoyant फोर्स जो कौन लगाता है, लिक्विड लगाता है, किस पर लगाता है, ऑब्जेक्ट पर, एंड द वेट ऑफ लिक्विड, और जो लिक्विड का वेट होता है कितना वो डिस्प्लेस करता है वो देखेंगे, ठीक है। यानी लिक्विड का वेट कितना डिस्प्लेस हुआ, साथ में बॉइंट फोर्स कितना लगा, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप कौन बताता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। प्लीज नोट दैट द मास ऑफ वाटर, वाटर का जो मास होता है या किसी भी लिक्विड का उसको एक्सप्रेस करते हैं किलोग्राम में, राइट, या ग्राम में, लेकिन वेट जो है वाटर का है ना वो फोर्स होता है, और इसको हम लोग यूनिट जो है फोर्स का न्यूटन होता है, तो वाटर का वेट को हम न्यूटन से दिखाएं। तो वेट जो होगा, वेट किस पर, 1 किलोग्राम मास पे 10 न्यूटन के बराबर होता है ना। 1 किलोग्राम मास पे कितना वेट लगता है, 10 न्यूटन, ठीक है। चलिए आर्किमिडीज प्रिंसिपल देख लीजिए ध्यान से। जब कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट को हम डुबाते हैं या डिप करते हैं लिक्विड में, जब कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट को हम डिप करते हैं लिक्विड में, एक अपवार्ड बॉयंट फोर्स लगता है उस ऑब्जेक्ट पे, राइट। तो जो वैल्यू होता है ना, मैग्नीट्यूड जो होगा इस बॉयंट फोर्स का, ये कौन दिया था, आर्किमिडीज प्रिंसिपल से मिलता है ना, ठीक है। यानी आर्किमिडीज प्रिंसिपल देता है, क्या कहता है वो मैग्नीट्यूड के बारे में। अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल वो कहता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट को पूरा या आधा, पार्सली थोड़ा या पूरा गिराए डुबाते हैं एक लिक्विड में, इट एक्सपीरियंस, उसको एक बॉइंट फोर्स फील होता है और थ्रस्ट फील होता है नीचे से, जो इक्वल होता है किसके बराबर, जो वेट लिक्विड का वो डिस्प्लेस किया है ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट कितना लिक्विड डिस्प्लेस किया है उस पे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। बॉइंट फोर्स या थ्रस्ट
जो एक्टिंग करता है ऑब्जेक्ट पे वो इक्वल होता है वेट कितना डिस्प्लेस किया है वो ऑब्जेक्ट, ठीक है। एग्जाम्पल, इफ़ ए स्टोन, एक पत्थर है, बीइंग इमर्स्ड इन वाटर, उसको वाटर में डुबा दिए, डिस्प्लेस किया 10 न्यूटन, है ना, वेट जो है वाटर का। देन अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल, तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल के हिसाब से बॉइंट फोर्स जो एक्ट हुआ इस पत्थर पे वो इक्वल होगा 10 न्यूटन, ठीक है। मतलब एक पत्थर को डुबाए पानी में तो कितना न्यूटन डिस्प्लेस किया, 10 न्यूटन, है ना, वेट ऑफ वाटर का। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता है कि 10 न्यूटन जो है बॉइंट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस, तो उस स्टोन पे कितना बॉइंट फोर्स लगा, 10 न्यूटन। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ बॉइंट फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इमर्स्ड इन ए लिक्विड इज इक्वल टू द वेट ऑफ लिक्विड। तो कहता है द मैग्नीट्यूड ऑफ बॉइंट फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पे जो एक्ट करता है इमर्स्ड इन ए लिक्विड, वो लिक्विड में इमर्स्ड होता है, इज इक्वल टू द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द इमर्स्ड ऑब्जेक्ट। वो कितने किसके बराबर होता है, कितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है वो डूबे हुए ऑब्जेक्ट के द्वारा, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड कितना होगा बॉइंट फोर्स का, वही होगा ऑब्जेक्ट को डुबाएंगे लिक्विड के अंदर तो कितना पानी वो डिस्प्लेस करेगा वो ऑब्जेक्ट खुद अपना स्थान घेरने के लिए। प्लीज़ नोट दैट इवन गैस भी एयर एग्जर्ट करता है अपवर्ड फोर्स या बॉइंट फोर्स कोई ऑब्जेक्ट पे जब उसके अंदर वो डाल देते हैं, बट इन मोस्ट केसेस इट इज़ सो स्मॉल, लेकिन अधिकांश केस में वो इतना छोटा होता है गैस के केस में कि हम लोग यूजुअली इग्नोर कर देते हैं, राइट। इनफैक्ट आर्किमिडीज प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल टू ऑब्जेक्ट इन लिक्विड एज वेल एज गैस। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल गैस में हो चाहे ऑब्जेक्ट चाहे लिक्विड में हो दोनों के लिए एप्लीकेबल है ना। नाउ लिक्विड एज वेल एज गैस, नाउ लिक्विड एंड गैसेस आर नोन बाय द कॉमन नेम फ्लूइड्स। आप जानते हो लिक्विड और गैस को कॉमन नाम कहते हैं, फ्लूइड कहते हैं। तो समटाइम्स ये जो वर्ड लिक्विड होता है डेफिनेशन जो होता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल का वो रिप्लेस कर देते हैं फ्लूइड से, राइट, टू मेक इट मोर जनरल, ताकि और जनरल हो जाए। कैसे, आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट को होलली पूरा या पार्शली इमर्स करेंगे फ्लूइड के अंदर, चाहे वो लिक्विड हो चाहे गैस, ये एक्सपीरियंस करेगा एक बॉइंट फोर्स अप थ्रस्ट विच इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड, जो किसके बराबर होगा, लिक्विड के फ्लूइड के वेट के इक्वल, है ना, डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलिए, इट इज बॉइंट फोर्स, ये बॉइंट फोर्स होता है ड्यू टू डिस्प्लेस्ड एयर। बॉइंट फोर्स किसके वजह से होता है, डिस्प्लेस्ड एयर की वजह से, है ना, कि एयर कितना हट गया, विच मेक्स ए बैलून राइज इन एयर, जिसकी वजह से ये बैलून ऊपर जाता है, राइट। कोई दिक्कत, देखिए ध्यान से। We will now solve a numerical problem based on Archimedes principle, right? अब आर्किमिडीज प्रिंसिपल में कुछ क्वेश्चन है उसको देखिए, ठीक है। अब आगे देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल के पास बहुत सारा एप्लीकेशन है, यूज है। इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन आर्किमिडीज प्रिंसिपल का क्या है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल का इस्तेमाल डिटरमाइन करने में होता है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस। किसी दो सब्सटेंस के बीच में रिलेटिव डेंसिटी कितना है, कौन किससे ज़्यादा भारी कौन किससे कम, या डेंसिटी क्या है हल्का भारी, ठीक ना, उसको। हाइड्रोमीटर्स जिसका डिटरमाइन कर डेंसिटी ऑफ लिक्विड आर बेस्ड ऑन आर्किमिडीज प्रिंसिपल। किसी भी लिक्विड का डेंसिटी निकालना है तो उसके लिए एक यंत्र होता है जिसका नाम है हाइड्रोमीटर, है ना, वो आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे ही बनता है। लैक्टोमीटर का इस्तेमाल होता है मिल्क के दूध की शुद्धता को मापने के लिए, वो भी आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे काम करता है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल यूज इन डिजाइनिंग शिप्स एंड सबमरीन, सब शिप्स, है ना, और सबमरीन को डिजाइन करने में भी आर्किमिडीज प्रिंसिपल का यूज होता है। अब कहते हैं हम डिस्क्राइब करेंगे सारे एप्लीकेशन को आर्किमिडीज प्रिंसिपल का डिटेल में हायर क्लासेस में। इस समय हम लोग एक्सप्लेन करेंगे बस कुछ ऑब्जेक्ट जो फ्लोट करता है और कुछ ऑब्जेक्ट जो डूब जाते हैं लिक्विड में, उसको देखेंगे, राइट। एक हाइड्रोमीटर है, इसका इस्तेमाल डेंसिटी लिक्विड का मेजर करने में होता है। हाइड्रोमीटर आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे काम करता है, चाहिए। देखिए, क्यों ऑब्जेक्ट फ्लोट तैरता है या डूबता है लिक्विड के अंदर, जो है ना, पीस ऑफ वुड इज प्लेस्ड इन वाटर। जब लकड़ी का टुकड़ा पानी पे रखेंगे ये फ्लोट करेगा, बट जब एक पीस ऑफ आयरन का टुकड़ा रखेंगे पानी में वो डूब जाएगा, बॉटम में तली में चल जाएगा, राइट। डिस्कस करते हैं क्यों कुछ ऑब्जेक्ट फ्लोट करता है कुछ डूब जाता है एक ही लिक्विड में। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज पुट इन अ लिक्विड, जब कोई ऑब्जेक्ट को लिक्विड में डालते हैं तो दो फोर्स एक्ट होता है उसमें। पहला, वेट जो है उस ऑब्जेक्ट का जिसको डुबाते हैं उसका वेट की वजह से डाउनवर्ड कोई फोर्स लगता है, दुनिया का हर चीज़ का वेट होता है वो नीचे की तरफ फोर्स लगाता है, विच टेंड्स टू पुल डाउन द ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट जो क्या करता है ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ खींचता है, तो ऑब्जेक्ट का वेट की वजह से नीचे की तरफ एक फोर्स लगता है जो ऑब्जेक्ट को नीचे खींचता है, राइट। एंड बॉइंट फोर्स जिसको आप थ्रस्ट कहते हैं उस ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ लगता है, नहीं, जो ऑब्जेक्ट को ऊपर उठाना चाहता है, राइट। नाउ वेदर एन ऑब्जेक्ट विथ फ्लोट और सिंक, कोई ऑब्जेक्ट डूबता है या तैरता है डिपेंड करता है रिलेटिव मैग्नीट्यूड ऑफ दीज टू फोर्सेस। तो ये दो फोर्स के रिलेटिव मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है, वेट और बॉइंट फोर्स पे, ठीक। एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट पर एक्ट करता है अपोजिट डायरेक्शन में, राइट। वेट से नीचे लगा है
फोर्स और बॉयंसी ऊपर लगता है। 3 केस यहाँ से एराइज होता है। 3 केस कौन कौन है? पहला, अगर बॉइंट फोर्स यानी अब थ्रस्ट जो लगता है लिक्विड के ऊपर, एक्जेक्ट बाय लिक्विड जो लगाता है वो कम हो जाए वेट ऑफ ऑब्जेक्ट से, तो ऑब्जेक्ट जो है डूब जाएगा। मतलब नीचे से जो फोर्स लग रहा है, नीचे से जो ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है वो कम जाए, तो ऊपर वाला ज़्यादा भारी हो जाएगा तो नीचे डुबा देगा उसको, राइट। तो बॉइंट फोर्स कम गया किससे? वेट से, तो डूब जाएगा। अगर बॉइंट फोर्स एक्जेक्टेड बाय लिक्विड इक्वल हो जाए वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट के, नीचे से जो फोर्स लग रहा है उस ऑब्जेक्ट के वेट के इक्वल हो जाए, तो ऑब्जेक्ट तैरेगा लिक्विड पर, राइट। अगर बॉइंट फोर्स यानी अब थ्रस्ट जो लिक्विड लगाता है मोर देन दैट ऑफ वेट, वेट से ज़्यादा हो जाए, द ऑब्जेक्ट विल राइज इन द लिक्विड एंड देन फ्लोट, पहले ऊपर आ जाएगा फिर तैरेगा। जैसे कभी कभी देखते हो कुछ चीज़ें ऊपर रहता है ऊपर ऊपर तैरता है, राइट। समझ बात, ये बात ठीक है। 3 केस, अगर बॉयंसी ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा? वो ऊपर पहले आएगा और फिर तैरेगा। अगर इक्वल हो जाए तो क्या हो जाएगा? फ्लोट करेगा, है ना। और तीसरा, कम हो जाए तो डूब जाएगा, बॉयंसी कम जाएगा। तो ठीक है, ये और डिस्कशन से हम लोग कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा लिक्विड में अगर अपवर्ड बॉइंट फोर्स रिसीव होगा लिक्विड के द्वारा इज ग्रेट इनफ टू ओवरकम द डाउनवर्ड फोर्स ऑफ द वेट। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट तैरेगा लिक्विड के अंदर अगर अपवर्ड नीचे से जो ऊपर की तरफ बॉइंट फोर्स लगता है, इट रिसीव्स फ्रॉम द लिक्विड से रिसीव करता है, इतना ज़्यादा हो जाए कि ओवरकम कर दे डाउनवर्ड फोर्स जो उसका वेट का है उसको। अब हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट कैसे फ्लोट करता है। देखिएगा ध्यान से, कहता है प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, तैरने का मतलब तैरने का क्या सिद्धांत है। व्हेन द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एक्टिंग डाउनवर्ड इज इक्वल टू अपवर्ड बॉइंट फोर्स, जब कोई ऑब्जेक्ट का वेट जो डाउनवर्ड लगता है इक्वल हो जाए किसके? अपवर्ड बॉइंट फोर्स जो लिक्विड लगाता है, तो बॉइंट फोर्स विल बैलेंस द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो बॉइंट फोर्स क्या करेगा? बैलेंस कर लेगा वेट ऑफ ऑब्जेक्ट को, ड्यू टू विच ऑब्जेक्ट विल फ्लोट इन द लिक्विड, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट लिक्विड में फ्लोट करेगा, राइट। सो फॉर एन ऑब्जेक्ट टू फ्लोट इन लिक्विड, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट को तैरना है पानी के लिए, है ना, द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट का वेट जो है शुड बी इक्वल टू बॉइंट फोर्स के इक्वल होना जो एक्ट करता है उस पर, राइट। फिगर 60 में आप देख रहे हैं ये जो ब्लॉक है वुड का फ्लोट कर रहा है ऊपर में, है ना, बिकॉज दिस डाउनवर्ड एक्टिंग वेट इज बैलेंस्ड बाय द अपवर्ड एक्टिंग बॉइंट फोर्स एक्टेड बाय वाटर। नीचे से वाटर लगा रहा है, इसका वेट दोनों बैलेंस हो रहा है, नहीं ये तैरेगा डूब के, ठीक ना, तो इतना डूबा है लेकिन तैरते रहेगा, ठीक है। कहता है बट बाय आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता है बॉइंट फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द वेट ऑफ लिक्विड स्पेसिफाइड। लेकिन ये कहता है बॉइंट फोर्स कहता है, बॉयंसी क्या कहता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट डूबा है पानी में तो ये जितना पानी में डूबा है उतना लिक्विड को डिस्प्लेस कर देगा, उतना लिक्विड को हटा देगा। सो व्हेन वी कैन सी दैट हम कह सकते हैं कि कंडीशन फॉर एन ऑब्जेक्ट टू बी फ्लोट इन लिक्विड इज, तो क्या कंडीशन है कोई ऑब्जेक्ट को फ्लोट करने लिक्विड पे? वेट जो है ऑब्जेक्ट का शुड बी इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेसफाइड, तो वेट जो है ऑब्जेक्ट का उतना ही होना चाहिए जितना वो लिक्विड को डिस्प्लेस किया है, तभी वो अपना स्थान ले गया है उतना और तैर रहा है, राइट। तो कहते हैं इक्वल टू दिस वेट ऑफ द लिक्विड स्पेसिफाइड, दिस कंडीशन गिव्स अस द प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। इसी कंडीशन को हम लोग प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन लेते हैं, जो कैसे है। प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन क्या कहता है? एन ऑब्जेक्ट विल फ्लोट, एक ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा कहाँ? लिक्विड में। इफ़ द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट का वेट इक्वल हो जाए वेट ऑफ द लिक्विड जो वो डिस्प्लेस किया है, मतलब जितना कोई चीज़ डुबाएंगे पानी में वो जितना पानी को डिस्प्लेस करेगा अपना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करने के लिए, राइट, है ना, तो कहता है वो जो है जितना लिक्विड को हटाया वो उस ऑब्जेक्ट जितना डूबा है उसका वेट के बराबर होना चाहिए। तो वेट जो है ऑब्जेक्ट का इक्वल कितना होना चाहिए? वेट ऑफ द लिक्विड स्पेस बाय 8, ठीक है। कोई दिक्कत? देखो ये ब्लॉक है वुड का, लकड़ी का, फ्लोट कर रहा है वाटर में, क्योंकि डाउनवर्ड एक्टिंग जो वेट है ऊपर से नीचे तरफ लग रहा है, राइट, बैलेंस कर दिया है अपवर्ड एक्टिंग बॉइंट फोर्स के दौरान जो वाटर लगा था, राइट। कोई दिक्कत? ए ऑब्जेक्ट मे बी पार्शियली और टोटली सबमर्ज्ड इन लिक्विड, कहता है कोई ऑब्जेक्ट थोड़ा या पूरा का पूरा लिक्विड में डूबा हो सकता है। द लिक्विड इज डिस्प्लेस्ड बाय दैट पोर्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी सबमर्ज्ड इन लिक्विड, तो कहता है कि जो पार्ट उसका लिक्विड के अंदर होगा उतना ही वाटर डिस्प्लेस होगा, ठीक है। यस सर। आगे बढ़ें। व्हाई डज अ बोट फ्लोट इन वाटर, क्यों एक नाव पानी पे तैरता है? देखिएगा ध्यान से। ए बोट इज केप्ट अफ्लोट बाय एन अपवर्ड फोर्स ऑफ वाटर, एक बोट केप्ट अफ्लोट
बाय एन अपवर्ड फोर्स ऑफ द वाटर। पानी से जो अपवर्ड फोर्स लगता है उसके वजह से ही बोट तैरता है। ये जो अपवर्ड फोर्स है इसी को बॉइंट फोर्स कहते हैं या अप थ्रस्ट कहते हैं। ये किसके वजह से होता है? प्रेशर ऑफ वाटर के वजह से, जो पुश अपनी पुशिंग ऊपर पुश करता है ना, ऑन द वाटर बॉटम ऑफ द बोट, बॉटम बोट के नीचे तली पे वो लगाता है बॉइंट फोर्स पानी। ठीक है, जब कोई बोट को ग्रेजुअली लोअर पानी के अंदर डूब ले जाते हैं धीरे धीरे इनटू वाटर, इनटू रिवर या सी कहीं भी ले जाते हैं, ये डिस्प्लेस करते हैं मोर एंड मोर वाटर। जितना नाव में भारी सामान डालोगे उतना नाव धंसेगा, उतना पानी को डिस्प्लेस करेगा। एंड मोर एंड वाटर ड्यू टू व्हिच अपवर्ड बॉइंट फोर्स ऑन इट इंक्रीज। तो जितना पानी डिस्प्लेस करेगा उतना बॉइंट फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, बढ़ने लगेगा, है ना। जितना पानी डूबेगा उतना पानी डिस्प्लेस करेगा, उतना बॉइंट फोर्स लगेगा। तो बोट स्टॉप सिंक्स, तो कहता है बोट रुक जाता है डूबना, डाउन इनटू वाटर व्हेन बॉइंट फोर्स एक्टिंग ऑन इट, जब उस पर बॉइंट फोर्स लगता है वो जस्ट इनफ टू सपोर्ट द वेट ऑफ द बोट, वो इतना हो जाता है कि वेट जो है बोट का उसको सपोर्ट करने लगा बस। ठीक है, नाउ आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता है कि बॉइंट फोर्स इक्वल होता है टू द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस बाय द बोट। सही है, बोलिए आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है कि बोट जितना पानी के अंदर डूबेगा उतना पानी लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा। सो व्हेन ए बोट इज फ्लोटिंग, जब बोट फ्लोट करता है द वेट ऑफ वाटर, तो वाटर कितना वो डिस्प्लेस किया, हटाया बाय द सबमर्ज पार्ट, कितना पार्ट उसका डूबा है, कितना पार्ट उसका डूबा है, इज द इक्वल टू द वेट ऑफ द बोट, वही इक्वल होगा, है ना, वेट ऑफ बोट के। मतलब है ना, वेट जो है वाटर का, कितना पानी डिस्प्लेस हुआ, कितना पार्टर डिस्प्लेस हुआ, ये डिपेंड करता है कि कितना बोट का पार्ट डूबा हुआ है ना, तो उतना ही वेट के बराबर होगा। एग्जाम्पल, एज मोर एंड मोर पीपल गेट इनटू द बोट, अगर मान लो कि किसी कारणवश नाव में और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, नाव धीरे धीरे धंसने लगेगा, राइट, तो बोट बिकम्स लोअर एंड लोअर, पानी में और धंसने लगेगा, नाव धीरे धीरे नीचे जाएगा। जब बोट बिकम्स लोअर इन वाटर, पानी में पूरा चला गया, ये डिस्प्लेस करेगा ज़्यादा पानी, हटा देगा वहाँ से, ड्यू टू ग्रेटर वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस, क्योंकि अब तो ज़्यादा पानी जो है निकल गया, डिस्प्लेस हो गया है, तो बॉइंट फोर्स जो बोट पे लगेगा वो बढ़ जाएगा, राइट। एंड दिस ग्रेटर बॉइंट फोर्स इनेबल्स द एक्स्ट्रा वेट ऑफ द पीपल, और ये जो ज़्यादा बॉइंट फोर्स था वो इनेबल कर दिया किसको, एक्स्ट्रा वेट जो है पीपल का, उसको इन द बॉइंट फोर्स, कहाँ थे वो लोग, इन द बोट टू बी सपोर्टेड, है ना। तो कहता है ये जो ग्रेटर बॉइंट फोर्स है वो एक्स्ट्रा वेट जो था पीपल का वो सपोर्ट कर दिया उसको, नहीं पॉइंट लगते गया नीचे, ऊपर से आदमी बढ़ते गया, नीचे से पॉइंट लगते गया, जितना पानी नाव डूबते गया नीचे पॉइंट लग गया। इफ़ हाउ एवर द वाटर लेवल रीचेज अप टू एज ऑफ द बेड, अब ऊपर नाव के ऊपर लास्ट किनारा तक, यहाँ तक मान लीजिए पहुँच गया, यहाँ तक पानी पहुँच गया, ठीक है, enable the extra weight of the people in the subway. If however extra level reaches the water proper edge of the edge, बोट का अपर एज तक पानी पहुंच गया, no further increase in point force, अब point force increase नहीं होगा। जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग नाव में बैठेंगे, नाव का एज जो है डूबते जाएगा और पानी लास्ट एज तक आ जाएगा। अब कोई फर्दर इंक्रीज पॉइंट फोर्स में नहीं होगा पॉसिबल, क्योंकि बोट कैन नॉट डिस्प्लेस एनी मोर वाटर, अब नाव और पानी को डिस्प्लेस नहीं करेगा। इफ़ अब और लोग उसमें जाएगा, बोट इस कंडीशन में बोट डूब जाएगा, राइट। इसीलिए कहता है कि पानी नाव पे ओवरलोडिंग होना नहीं चाहिए, ठीक है ना। द डेंसिटी ऑफ फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट, ये जो तैरता हुआ ऑब्जेक्ट है उसका क्या डेंसिटी होता है, देखिएगा ध्यान से सुनिएगा। डेंसिटी ऑफ फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स, वी हैव जस्ट लर्न, हम लोग अभी जस्ट सीखे हैं, दैट फॉर एन ऑब्जेक्ट टू फ्लोट इन लिक्विड, अगर कोई ऑब्जेक्ट लिक्विड में फ्लोट करना चाहता है, द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस बाई इट, तो जिस लिक्विड का वेट जो डिस्प्लेस करता है, इट शुड बी इक्वल टू इट्स ऑन वेट, उसके अपने वेट के बराबर होना चाहिए, है ना। क्या सीखे हैं, ऑब्जेक्ट फ्लोट करता है लिक्विड में, तो वेट जो है लिक्विड जो कितना डिस्प्लेस किया वो इसके बराबर होना चाहिए। दिस कैन हैपन इफ द ऑब्जेक्ट हैज़ ए लोअर डेंसिटी, ऐसा तब होगा जब ऑब्जेक्ट का डेंसिटी लोअर होगा या लोअर एवरेज डेंसिटी होगा, राइट, देन द लिक्विड से, ठीक। इफ हाउएवर ऑब्जेक्ट हैज़ ए हायर डेंसिटी, अगर ऑब्जेक्ट का डेंसिटी ज़्यादा है लिक्विड से, देन द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड विल बी लेस देन द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो लिक्विड का जो वेट डिस्प्लेस्ड होगा वो कम होगा, है ना, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट से, एंड द ऑब्जेक्ट विल नॉट फ्लोट, ऑब्जेक्ट फ्लोट नहीं करेगा, वो डूब जाएगा। मतलब अगर कोई लिक्विड का डेंसिटी कम है और मान लो ऑब्जेक्ट का डेंसिटी ज़्यादा है तो ऑब्जेक्ट डूब जाएगा, लिक्विड का डेंसिटी ज़्यादा है, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कम है, तो वो फ्लोट करेगा, राइट। वी कैन टेल वेदर एन ऑब्जेक्ट विल फ्लोट, हम लोग बता सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा या डूब जाएगा लिक्विड में, कंपेयर करके उसका डेंसिटी या एवरेज डेंसिटी विथ दैट ऑफ द लिक्विड के साथ, ठीक है।
चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट आगे है। पहला कहता है एन ऑब्जेक्ट विल फ्लोट इन अ लिक्विड इफ़ इट्स डेंसिटी, कोई ऑब्जेक्ट तैरेगा लिक्विड में अगर उसका डेंसिटी यानी एवरेज डेंसिटी, एवरेज मतलब दोनों को मिला के कम होगा उस लिक्विड से अगर डेंसिटी उस ऑब्जेक्ट का कम होगा तो ऑब्जेक्ट उस पर तैरेगा। ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा एग्जाम्पल से। डेंसिटी जो है कॉर्क का कम होता है वाटर से तो कॉर्क फ्लोट करेगा वाटर में। डेंसिटी वुड का, लकड़ी का कम होता है वाटर से इसीलिए लकड़ी पानी में तैरता। डेंसिटी जो है आइस का वो कम होता है वाटर से इसीलिए आइस फ्लोट करता है वाटर में, राइट। डेंसिटी जो है ग्लास का वो कम होता है मरकरी से, सो है ना, ग्लास ही फ्लोट करता है मरकरी में, राइट। द डेंसिटी ऑफ आयरन इज लेस देन दैट ऑफ, हेलो, डेंसिटी जो है आयरन का वो कम होता है मरकरी से, राइट। इसीलिए मरकरी अगर लिक्विड है तो आयरन यानी लोहा उस पर तैरेगा, है ना। देयरफॉर ए नेल ऑफ आयरन फ्लोट्स इन मरकरी, तो कांटी जो है वो मरकरी में फ्लोट करता है। तो मतलब जिसका भी डेंसिटी कम होगा वो तैरेगा, ठीक है। प्लीज़ नोट दैट अगर डेंसिटी इफ डेंसिटी ऑफ ए ऑब्जेक्ट इज लेस देन दैट ऑफ लिक्विड, अगर डेंसिटी कम है लिक्विड से तो ऑब्जेक्ट फ्लोट करता है लिक्विड में इस तरीक़ा से, वे दैट पोर्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इनसाइड लिक्विड। कहता है अगर डेंसिटी ऑब्जेक्ट का कम है लिक्विड से तो ऑब्जेक्ट फ्लोट करता है ऐसे, मान लो कि पोर्शन जो ऑब्जेक्ट का इनसाइड द लिक्विड रहता है, कुछ पोर्शन लिक्विड के अंदर रहेगा तब तैरेगा, राइट। और सबमर्ज इन द लिक्विड, लिक्विड में डूबा भी रह सकता है और तैरेगा। एंड द रिमेनिंग पोर्शन इज अबव द सरफेस ऑफ लिक्विड, और जो बचा हुआ पोर्शन है लिक्विड सरफेस के ऊपर रहता है, ठीक है। अगला देखिए, एन ऑब्जेक्ट विल ऑल्सो फ्लोट इन लिक्विड, एक ऑब्जेक्ट तब भी लिक्विड में फ्लोट करेगा अगर डेंसिटी दोनों का इक्वल है, लिक्विड का भी और ऑब्जेक्ट का भी। फॉर एग्जाम्पल तार हैज़ द सेम डेंसिटी एज वाटर, कोल तार, ये तार अलकतरा जिसको कहते हैं, राइट, उसका डेंसिटी सेम होता है वाटर के डेंसिटी, सो तार जो होता है फ्लोट करता है वाटर में। प्लीज़ नोट दैट जब डेंसिटी ऑब्जेक्ट का इक्वल होगा लिक्विड से, जिस लिक्विड में उसको डुबाओगे तो ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा लिक्विड में इस तरीक़ा से दैट ऑल ऑफ इट्स रिमेन्स सबमर्ज इन द वाटर, जितना भी रिमेन्स पार्ट है उसका सब पानी में डूबा रहेगा। नो पार्ट ऑफ इट रिमेन्स एबव द सरफेस ऑफ वाटर, सरफेस ऑफ वाटर के एबव नहीं रहेगा लेकिन तैरते रहेगा, ऊपर में डूब के तैरेगा। ऐसे देखा होगा कभी कभी तो, है ना, मतलब पानी में डूब जाता है और तैरते रहता है, राइट। कोई दिक्कत? आगे देखिए, तो आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट जिसका डेंसिटी सेम होता है लिक्विड से, डूब गया पानी में सबमर्ज है और तब डेंसिटी ऑब्जेक्ट का इक्वल है लिक्विड से, फ्लोट करेगा लिक्विड में, राइट। तीसरा केस देखिए, कहता है ऑब्जेक्ट डूब जाएगा लिक्विड में अगर डेंसिटी जो है ज़्यादा हो जाएगा लिक्विड से, ठीक। ये पॉइंट और क्लियर हो जाएगा एग्जांपल से। आयरन यानी स्टील, आयरन हो या स्टील के पास ज़्यादा डेंसिटी होता है वाटर से, इसीलिए कांटी जो है डूब जाता है पानी में। दैट इज़ दिस इज़ वाई, इसीलिए व्हेन अ नेल ऑफ आयरन, जब कांटी का जो कील होता है स्टील प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, वाटर सरफेस पे डाल दो हो, है ना, इन ए ट्रू इट इमीडिएटली सिंक्स इन द बॉटम, है ना, तो तुरंत तली में जाके बैठ जाता है। ग्लास के पास, शीशा के पास ज़्यादा डेंसिटी होता है वाटर से, इसीलिए शीशा जो है डूब जाता है पानी में, राइट। एल्युमिनियम एज वेल एज गोल्ड है हायर डेंसिटी, भाई एल्युमिनियम हो और सोना दोनों के पास डेंसिटी ज़्यादा होता है पानी से, इसीलिए सॉलिड एल्युमिनियम या गोल्ड डूब जाता है पानी में। मरकरी एक लिक्विड होता है ना, मेटल है, लिक्विड मेटल होता है मरकरी, डेंसिटी इसका बहुत ज़्यादा होता है ना वाटर से, तो मरकरी पानी में डूब जाता है, राइट। कोई दिक्कत? वाई शिप्स फ्लोट, भाई ये जो जहाज़ वगैरह होता है, समुद्री जहाज़, ये सब क्यों तैरता है? व्हेन वी पुट अ पीस ऑफ आयरन वाटर, जब कांटी का कील या फिर कोई भी टुकड़ा ले लो किसका, आयरन का, वो पानी में डूब जाता है इमीडिएटली, क्योंकि आयरन डेंसर होता है वाटर से, उन्हें डेंसिटी आयरन का ज़्यादा होता है, इससे पानी से। तो भाई वाई शुड देन शिप्स मेड ऑफ आयरन, या फिर तो भाई क्यों ये आयरन से बना हुआ जहाज़ या स्टील से पानी में तैरता है? अभी कील तो डूब गया, तो लोहा का जहाज़ क्यों नहीं डूबा? इसको एक्सप्लेन करते हैं एवरेज डेंसिटी के हिसाब से। ऐसे देखिएगा, शिप इज़ नॉट अ सॉलिड ब्लॉक ऑफ आयरन एंड स्टील, ये जो शिप होता है वो सॉलिड ब्लॉक आयरन और स्टील का नहीं होता है, सॉलिड नहीं होता है, मतलब वो अगर आयरन और स्टील के इस तरह से नहीं है कि पूरा भरा हुआ है, राइट, वो खोखला होता है। क्या होता है? खोखला। बात सही है कि नहीं? शिप इज़ हॉलो ऑब्जेक्ट, खोखला ऑब्जेक्ट होता है जो बनता है आयरन से या स्टील से, विच कंटेन्स अ लॉट ऑफ एयर इन इट। अब खोखला है तो उसके अंदर हवा रहेगा बहुत सारा, एयर के पास बहुत कम डेंसिटी होता है, बात सही है। और जिसका डेंसिटी कम होता है वो लिक्विड पे तैरता है।
ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ए लॉट ऑफ एयर इन इट, तो उस खोखला के अंदर बहुत सारा एयर मौजूद रहता है, तो एवरेज डेंसिटी जो होता है शिप का बिकम्स लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर, तो एवरेज डेंसिटी जो होता है जहाज़ का वो पानी की डेंसिटी से कम हो जाता है। सिंस एवरेज डेंसिटी जो शिप का कम हो गया वाटर से, तो शिप फ्लोट करेगा वाटर में। सही बात है। मतलब कहने का कि भाई आप ऐसे देखिए हमारी शिप है, तो शिप ऊपर से ऐसे खोखला होगा, ये पूरा एयर होगा, है ना, तो एयर होगा, तो एयर की वजह से पानी और इसका एवरेज डेंसिटी निकालोगे तो इसका कम पड़ जाएगा, इसलिए पानी पे तैरता है। ठीक है। 10 अ शिप मेड ऑफ आयरन एंड स्टील फ्लोट्स इन वाटर बिकॉज इसका एवरेज डेंसिटी क्या है, कम है वाटर से। क्यों? प्रेजेंस ऑफ एयर की वजह से, लॉट ऑफ एयर उसके स्पेस में रहता है। इनफैक्ट वास्तव में सारे हॉलो ऑब्जेक्ट, जो भी खोखला ऑब्जेक्ट होता है जो कि बनता है डेंस मटेरियल से, मेटल से ही बनेगा, वो भी तैरेगा पानी में, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारा एयर रहता है। उनके पास क्या रहता है? एयर रहता है। अब देखिए यहाँ पे एक शिप फ्लोट है वाटर में फ्लोट कर रहा है। जब शिप इनसाइड द सी, समुद्र के अंदर रहता है, इट सिंक्स इन द सी, समुद्र में डूबता है, वाटर टू ए सर्टेन लेवल, सर्टेन कुछ लेवल तक पानी में डूबता है, सच अ वे दैट वेट ऑफ द सी वाटर डिस्प्लेस, जितना पानी डूबेगा उतना पानी डिस्प्लेस कर देता है। इट्स सबमर्ज पार्ट इन इक्वल टू द होल वेट ऑफ द शिप, और वही इक्वल टू होल वेट ऑफ द शिप के बराबर होता है। ठीक है। जितना पानी को डिस्प्लेस करेगा उतना पानी का वजन इस शिप के वजन के बराबर होगा। चलिए, कहते हैं बहुत सारा एयर के होने की वजह से शिप फ्लोट करता है। देयर एवरेज डेंसिटी बिकम्स लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर, तो कहता है इनका एवरेज डेंसिटी एयर की वजह से कम हो जाता है वाटर से। तो फ्लोटिंग ऑफ शिप, शिप का तैरना, इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं एक और तरीका से। जब कोई शिप प्लेस्ड होता है वाटर में तो वो डूब जाता है कुछ सर्टेन लेवल तक। सही बात है। जब कोई जहाज पानी में उतारोगे तो उसके कुछ वजन की वजह से वो पानी में थोड़ा धंसता है, राइट। लेवल सच दैट वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय इट्स सबमर्ज पोर्शन, तो जो वेट होता है वाटर डिस्प्लेस्ड का, जो सबमर्ज पोर्शन, जो डूबा हुआ पोर्शन रहता है, वो पानी को डिस्प्लेस करता है। वो किसके बराबर होगा? इक्वल होगा होल वेट ऑफ द शिप, समुद्र के में जो जहाज होता है उसके पूरे वजन के बराबर होगा। कौन वजन? जो पानी कितना डिस्प्लेस हुआ। ठीक है। जितना पानी डिस्प्लेस करेगा उतना ही वजन शिप का होगा, क्योंकि वजन की वजह से डिस्प्लेसमेंट होता है। कोई वेट को जब डुबाते हैं पानी में, देखते हो ना, अपरेंट वेट हो जाता है। सिंस द शिप फुलफिल्स दिस कंडीशन ऑफ फ्लोटेशन, तो ये जो जहाज है ये पूरा कर देता है कंडीशन तैरने का, है ना, पानी में। हैवी शिप फ्लोट करता है क्योंकि वो डिस्प्लेस कर देता है लार्ज, और बड़ा बड़ा जहाज क्या करता है, क्यों तैरता है? वो ज़्यादा पानी को डिस्प्लेस करता है ना, विच प्रोवाइड्स ए ग्रेट पॉइंट फोर्स, तो वेट की वजह से ज़्यादा पॉइंट फोर्स भी लगता है, जितना ज़्यादा हटाएगा उतना ज़्यादा पॉइंट फोर्स लगेगा, इसीलिए उसको तैराते रहता है। अब हम डिस्कस करेंगे डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी। देखिएगा ध्यान से। डेंसिटी, सम सब्सटेंस अपीयर टू बी हैवी वेयरएज अदर आर स्लाइट, कुछ सब्सटेंस ऐसा महसूस होता है कि भारी है, कुछ हल्का। ठीक है। एग्जाम्पल, आयरन हैवी है एल्युमिनियम से और वाटर से, सॉरी, आयरन जो है एल्युमिनियम से हैवी है, भारी है। पानी अल्कोहल से भारी है। फिजिक्स में हम लोग डिस्क्राइब करते हैं लाइटनेस, हल्का, और हैवीनेस, भारी, ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस। हम लोग बहुत सारे सब्सटेंस को हल्का और भारी के रूप में भी कैटेगराइज करते हैं फिजिक्स में। किस वर्ड का यूज़ करके? डेंसिटी वर्ड का यूज़ करके। डेंसिटी क्या होता है सब्सटेंस का? द डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज डिफाइंड एज मास ऑफ द सब्सटेंस पर यूनिट वॉल्यूम। एक यूनिट वॉल्यूम में मास कितना है उस सब्सटेंस का, राइट। डेंसिटी इक्वल्स टू मास ऑफ द सब्सटेंस पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस। फॉर्मूला जो डेंसिटी का होता है क्या होता है? डेंसिटी इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। देखिएगा, ऐसा यूनिट जो होता है मास का किलोग्राम होता है, ऐसा यूनिट वॉल्यूम का क्यूबिक मीटर होता है, राइट। तो ऐसा यूनिट कितना हो जाएगा? डेंसिटी का किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, राइट, जिसको हम लोग लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में केजी पर मीटर क्यूब और केजी पर मीटर क्यूब। वैल्यू जो होता है डेंसिटी का कुछ कॉमन सब्सटेंस का दिया गया है, उसको आप याद कीजिएगा। कॉर्क का डेंसिटी देखो 240 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है, वुड का इतना, वाटर का 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है, राइट। ग्लिसरीन है, ग्लास, एल्युमिनियम, आयरन, मरकरी, गोल्ड सब का दिया गया है ना, तो गोल्ड का डेंसिटी सबसे ज़्यादा है ना, इसलिए सोना पानी में डूब जाता है। ठीक है। कभी कभी सोनार के यहाँ जाते होंगे, राइट, तो मम्मी लोग जाती है सोनार के यहाँ तो कहती है ठीक से जाना। क्यों? क्योंकि सोनार के पास एक केमिकल होता है जिसका नाम है एक्वारेजिया। क्या नाम है? एक्वारेजिया। सोनार क्या करता है, जैसे ही ऐसे एक्वारेजिया लेगा, उसको रगड़ेगा ना सोना को, तो एक्वारेजिया का काम क्या पता है? सोना को खाता है वो, तो सोना को तोड़ता है एक्वारेजिया, अपने में मिक्स कर लेता है। कौन? एक्वारेजिया। तो सोना जो है भारी होता है, ऐसे सोनार क्या करता है, उसको साफ़ करने के चक्कर में, एक्वारेजिया से साफ़ करने के चक्कर में क्या करता है, उसका जो है सोना झरने लगता है, और पानी के अंदर रहता है गंदा पानी, तो सब सोना जाके नीचे सेटल डाउन हो जाता है। अब बाद में सोने सब लोग तुम चल जाओगे, तुम्हें वजन कराओगे, सोना भी कम हो गया, तो बाद में वजन भी करा लेना चाहिए, ठीक ना। तो सोना जो है
कम वजन हो गया तो ठगता है। अगर मान लीजिए कि आपको बचना है इससे, तो आप क्या कीजिए, सोना का वजन करा लीजिए अगेन। अगर वजन नहीं करा सकते हैं तो आप देखिए उसको अंदर में कि भैया बोले पानी निकल लेती इसका, पानी निकाले तो अंदर में सोना का कुछ डस्ट पार्टिकल्स रहेगा छोटा छोटा, फिर वो क्या करता है, धीरे धीरे सारे पार्टिकल कनेक्ट करके फिर अपने से सोना का एक बना लेता है बिस्किट वगैरह छोटा। तो प्लीज़ आप ऐसे चोरी से बचें, ब्रेन लगाएं, ठीक है। देखिए ध्यान से, एबव टेबल से हम क्या सीखी, डेंसिटी जो है वाटर का 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। इसका मतलब क्या है, बाय सेइंग दैट, अगर हम ये कहते हैं ना कि डेंसिटी जो है वाटर का 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, इसका मतलब होता है कि मास जो होता है 1 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम और वाटर, यानी वाटर का 1 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम जो होगा इस 1000 किलोग्राम होगा। मतलब 1 क्यूबिक मीटर मान लो कि इतना जगह है, ठीक है ना, स्पेस में उतना दूर में 1000 किलोग्राम पानी को रख सकते हैं। प्लीज नोट दैट डेंसिटी जो है वाटर का 1000 kg पर मीटर क्यूब है, कैन ऑल्सो भी एक्सप्रेस एज 1.0 × 10³ kg पर मीटर क्यूब, ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि 1 पॉइंट करोगे तो 10 × 3 नहीं हो जाएगा, 10 की पावर 3 को 0 है तो राइट, पावर 10 के कंपेरिजन में, ठीक है, पावर 10 के टर्म्स में, राइट। वुड है, लकड़ी है, इसका 1 मीटर क्यूब लकड़ी है, मास 800 किलोग्राम है, डेंसिटी 800 पर किलोग्राम हो गया पर मीटर क्यूब। 1 मीटर का आयरन है, मास इसका 7800 kg है, डेंसिटी 7800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो गया, राइट। ऐसा यूनिट जो होता है डेंसिटी का, यानी किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर होता है, ये वेरी बिग यूनिट है, बड़ा यूनिट है ये डेंसिटी का, बिकॉज ये इन्वॉल्व करता है मास ऑफ 1 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस। सो मैनी टाइम्स स्मॉल यूनिट की जरूरत पड़ती है डेंसिटी में, इसके लिए ग्राम पर क्यूबिक मीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर का इस्तेमाल भी करते हैं। इसको लिखते हैं ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। जब मास सब्सटेंस का लेते हैं ग्राम में और उसका वॉल्यूम लेते हैं क्यूबिक सेंटीमीटर में, तो डेंसिटी बन जाता है यूनिट ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब कॉमन यूनिट है डेंसिटी का, छोटा यूनिट है, बड़ा यूनिट क्या है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, राइट। डेंसिटी जो है कुछ सब्सटेंस का कॉमन यूनिट के लिए दिया गया है, ठीक है। कहाँ थे हम लोग अभी, कुछ सब्सटेंस का कॉमन यूनिट का देखिए दिया है डेंसिटी। कॉर्क का डेंसिटी 0.25 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्लास का 0.25 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, राइट। डेंसिटी जो है सब्सटेंस का अंडर स्पेसिफाइड कंडीशन इज ऑलवेज सेम, हमेशा सेम होता है। डेंसिटी जो है ना सब्सटेंस का इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, मतलब उसका कोई भी सब्सटेंस का मतलब डेंसिटी से आप आकलन कर सकते हैं। डेंसिटी जो है गिवन सब्सटेंस का कैन हेल्प टू डिटरमाइन द प्योरिटी, डेंसिटी से शुद्धता भी पता चलता है, कौन चीज़ कितना शुद्ध है, राइट। हम स्टडी करेंगे हायर क्लास में इसको, ठीक है। नोट दैट अगर डेंसिटी सब्सटेंस का ज़्यादा होता है डेंसिटी वाटर से, तो सब्सटेंस भारी होता है देन वाटर एंड हेंस सिंक इन द वाटर। अगर डेंसिटी ज़्यादा होगा वाटर से तो वो पानी में डूब जाएगा। ऑन द अदर हैंड, इफ़ द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर, वाटर से कम हुआ तो डेंस सब्सटेंस विल बी लाइटर देन वाटर, वाटर से कम होता है हेंस फ्लोट इन वाटर, वाटर में फ्लोट करता है। सही बात है। हम लोग देखने जा रहे हैं रिलेटिव डेंसिटी। क्या देखने जा रहे हैं, सुनिएगा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है रिलेटिव डेंसिटी, मतलब रिलेटिव जब भाई बात शब्द हो ना तो चीज़ें कम से कम 2 होगी, कितनी होगी, 2। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस वो रेशियो होता है, रेशियो तो पढ़े हैं, रेशियो मतलब समथिंग बाय समथिंग, कुछ चीज़ एक दूसरे से डिवाइड होता है। रेशियो ऑफ डेंसिटी टू दैट ऑफ वाटर, कोई भी सब्सटेंस का डेंसिटी वाटर के रिस्पेक्ट में चेक करते हैं, उसी को रिलेटिव डेंसिटी कहते हैं। मान लो वो सब्सटेंस है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस का निकालना चाहते हैं, डेंसिटी वो सब्सटेंस का देखेंगे टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। और डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम को डेंसिटी के रूप में लिखते हैं रिलेशन में। देखिए कैसे, डेंसिटी बराबर क्या है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस मतलब मास ऑफ द सब्सटेंस अपन वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस, फिर नीचे करेंगे मास ऑफ वाटर अपन वॉल्यूम ऑफ वाटर, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर ऊपर चला जाएगा, मास ऑफ वाटर नीचे आ जाएगा। समझ में आया? चलिए, नाउ इफ वी टेक इक्वल वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस एंड वाटर लेते हैं तो देन 2 वॉल्यूम ऑफ फैक्टर्स ऑफ द एबव रिलेशन कैंसिल आउट। अगर सब्सटेंस का और वाटर का वॉल्यूम इक्वल हो जाए, दोनों कट जाएगा, तो मास ऑफ सब्सटेंस अपन मास ऑफ वाटर बचेगा। रिलेटिव डेंसिटी कैसे बनेगा, मास ऑफ सब्सटेंस अब मास ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर, राइट। तो बस दोनों का इक्वल हो जाएगा, मास मास हो जाएगा, वॉल्यूम वॉल्यूम कट जाएगा अगर इक्वल है तो। अब देखिए कहता है रिलेटिव, ये जो रिलेशन है वो देता है फॉलोइंग डेफिनेशन। रिलेटिव डेंसिटी क्या, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ एनी वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस टू द मास ऑफ एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर। मतलब इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या है ना, क्या कहता है वापस से, रिलेटिव डेंसिटी जो सब्सटेंस का होता है वो क्या होता है, रेशियो होता है किसका, मास ऑफ एनी वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस का कितना भी वॉल्यूम हो उसका टू द मास ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर, उसका क्या है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर के मास के बराबर, यानी मास वाटर है उसका कितना वजन है, मास है, और टू द मास ऑफ सब्सटेंस, है ना। चलिए
इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं रिलेटिव डेंसिटी जो है सब्सटेंस का वो मास होता है सब्सटेंस का रिलेटिव टू द मास ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है। वाटर का वॉल्यूम का मास टू द मास ऑफ मास ऑफ सब्सटेंस टू द मास ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है। रिलेटिव डेंसिटी रेशियो होता है दो सिमिलर क्वांटिटीज़ का मास का, इसके पास कोई यूनिट नहीं होता है, ये प्योर नंबर होता है। रिलेटिव डेंसिटी का वैल्यू कुछ कॉमन सब्सटेंस का दिया है। रिलेटिव डेंसिटी देखिए कॉर्क का 0.24 वैल्यू होता है ना, मास है, तो वुड का 0.8, आइस का इतना, वाटर का 1, ग्लिसरीन का इतना, है ना। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस एक्सप्रेस इज हैवीनेस। रिलेटिव डेंसिटी क्या बताता है कि कौन सब्सटेंस कंपेयर में वाटर के कंपेयर में कितना भारी है। रिलेटिव डेंसिटी सब्सटेंस का बताता है कि हैवीनेस भारी कितना है कोई सब्सटेंस वाटर के कंपेयर में। एग्जांपल रिलेटिव डेंसिटी आयरन का 7.8 है, 7.8। इसका मतलब रिलेटिव डेंसिटी आयरन का 7.8 का मतलब होता है कि आयरन जो है 7.8 टाइम्स ज़्यादा भारी है इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर से। रिलेटिव डेंसिटी जो है सब्सटेंस का वो नंबर होता है जो बताता है कि कितना टाइम सब्सटेंस भारी है इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर से। सही बात है। रिलेटिव डेंसिटी वाटर का 1 है। नाउ अगर रिलेटिव डेंसिटी सब्सटेंस का 1 से ज़्यादा हुआ तो वो डूब जाएगा वाटर में, है ना, है ना, सही बात है। ऑन द अदर हैंड अगर रिलेटिव डेंसिटी सब्सटेंस का 1 से कम हुआ तो वो चीज़ वाटर में डूबेगा नहीं, फ्लोट करेगा। रिलेटिव डेंसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्यूरेट डिटर्मिनेशन करता है डेंसिटी का। डेंसिटी को एक्यूरेट निकालना चाहते हैं तो रिलेटिव डेंसिटी को चेक कीजिए, राइट। एक्चुअली रिलेटिव डेंसिटी जो है सब्सटेंस का वो एक्यूरेटली फाउंड किया होता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल से, और रिलेटिव डेंसिटी जो होता है उसका इस्तेमाल कैलकुलेट करने के लिए करते हैं डेंसिटी सब्सटेंस का। अब हम सॉल्व करेंगे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो कि रिलेटिव डेंसिटी पे बेस्ड है, ठीक है। और इस तरह से आपका ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। इसको क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है कम्प्लीटली, ओके। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।